तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जुजुत्सु काइसन सीजन 3 आ चुका है। तो अगर आपने सीजन 1 एंड 2 नहीं देखा है या देख के भूल चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये एक रिकैप वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने जुजुत्सु काइसन सीजन 1, 2 एंड मूवी 0 कवर किया हूँ। मतलब लगभग 50 एपिसोड और एक मूवी को मैंने 2 घंटों के अंदर कवर कर दिया है। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। वैसे इस चैनल पर ही मैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 भी कवर करने वाला हूं, तो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एनिमे को स्टार्ट करने से पहले हम इसके पावर सिस्टम को समझ लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस एनिमे की। और जो पावर है वो है कर्स एनर्जी का एग्जिस्टेंस। कर्स एनर्जी एक मिस्टिकल पावर सोर्स होती है जो नेगेटिव इमोशन से बनती है। ये एनर्जी सभी में होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, जिससे उनकी कर्स एनर्जी लीक होती रहती है जब भी वो गुस्सा, डर, जलन, दुख जैसी चीजें महसूस करते हैं। टाइम के साथ साथ ये लीकिंग कर्स एनर्जी कुछ जगहों पर मर्ज हो जाती है और इनविजिबल मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम कर्स स्पिरिट कहते हैं। 99% पॉपुलेशन उन्हें देख भी नहीं सकती, लेकिन ये स्पिरिट्स हर साल हजारों लाखों लोगों को मार देते हैं। और सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, और वो है जुजुत्सु सॉर्सरर। अभी के लिए हम सॉर्सरर के बारे में 2 बातें जान लेते हैं। पहला, वो कर्स को देख सकते हैं जबकि बाकी लोग नहीं देख पाते। और दूसरा, वो अपनी कर्स एनर्जी को हार्नेस करके सुपर ह्यूमन एबिलिटी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये समझाने के बाद सीजन 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है यूजी इतोदोरी से, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई स्कूल स्टूडेंट है और ओकल्ट रिसर्च क्लब का मेंबर भी है। ये छोटा सा क्लब बेसिकली भूत वगैरह पर थ्योरीज बनाता है, पर यूजी के केस में उसके ज्वाइन करने का एक पर्सनल रीजन था। उसकी पूरी लाइफ में उसका ख्याल उसके दादा ने की थी, जो अब हॉस्पिटल में हैं और मरने की हालत में होते हैं। इस वजह से यूजी एक ऐसा क्लब ज्वाइन करना चाहता था जिसमें कमिटमेंट कम हो, ताकि स्कूल के बाद उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम बचे। एपिसोड 1 में यूजी अपने दादा से लास्ट टाइम मिलता है और उनकी आखिरी कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि यूजी के दादा के पास ना अब कोई दोस्त बचा था और ना ही कोई फैमिली जो उन्हें उनके लास्ट टाइम में गुड बाय बोल सके। वो अपने ग्रैंडसन को वार्निंग देते हैं कि वो उनकी तरह अकेले ना मर जाए, और ये भी कहते हैं कि यूजी को अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस बात के बाद वो शांति से मर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में एक जुजुत्सु सॉर्सरर हॉस्पिटल में आता है। इस यंग सॉर्सरर का नाम है मेगुमी फुशिगुरो, और वो एक डेंजरस ऑब्जेक्ट ढूंढने के मिशन पर भेजा गया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1000 साल पहले एक इविल सॉर्सरर था सुकुना, जो सबसे पावरफुल सॉर्सरर था। जब वो मरा था तो उसका सोल 20 फिंगर में डिवाइड हो गई थी। हर फिंगर में गॉड लेवल कर्स एनर्जी होती है, और इनमें से एक फिंगर यूजी के स्कूल के अंदर एक बॉक्स में सील्ड थी। फुशिगुरो का काम था कि वो इस बॉक्स को वापस ले आए, इससे पहले कि वो किसी को हर्ट करे। पर जब तक वो स्कूल पहुंचते हैं बॉक्स ऑलरेडी ले लिया गया था। यहीं से हम वापस हॉस्पिटल सीन में आते हैं। यहाँ यूजी कन्फेस करता है कि कर्स ऑब्जेक्ट उसे मिला था, पर क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो क्या है, इसीलिए उसने अपने ऑकल्ट क्लब के फ्रेंड्स को दे दिया। इससे उन सबकी लाइफ डेंजर में पड़ चुकी थी, क्योंकि स्कूल में वो लोग अभी फिंगर को अनसील करने का प्रोसेस में थे। फुशिगुरो बताता है कि ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये सील टूट गई तो कर्स एनर्जी वहां अट्रैक्ट होंगे उस फिंगर के अंदर की एनर्जी के लिए, और शायद यूजी के फ्रेंड्स को मार देंगे। इसीलिए दोनों स्कूल की तरफ स्पीड में दौड़ते हैं, और बिल्डिंग में एंटर करते ही मेगुमी को क्रीपी कर्सेस मिलते हैं। फुशिगुरो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके काफी कर्सेस को खत्म कर देता है। अब मैं कर्स टेक्निक के बारे में जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्स टेक्निक एक यूनिक एबिलिटी होती है जो सॉर्सरर के साथ ही जन्म लेती है, और हर पर्सन की टेक्निक अलग अलग होती है। किसी की टेक्निक ब्लड मैनिपुलेट करती है, किसी की साउंड वेव को वेपन बनाती है, और भी बहुत सारे। फुशिगुरो की टेक्निक का नाम है 10 शैडोज। ये टेक्निक 10 डिफरेंट हैंड जेस्चर यूज करती है, जिससे शैडोज बनती हैं, और उन शैडोज से वो 10 अलग अलग शिकिगामी समन कर सकता है। अभी वो डिवाइन डॉग समन करता है कर्स को हराने के लिए, पर टाइमलाइन के इस स्टेज पर अभी भी काफी शिकिगामी हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर पाया। फुशिगुरो यूजी को वहीं स्कूल के बाहर वेट करने के लिए बोल के गया था, पर अपने दादा की बात याद करने पर वो खुद कुछ करने का डिसीजन लेता है। अपने इनसेन स्ट्रेंथ यूज करके इतादोरी सीधे 4th फ्लोर पर जंप करता है और अपनी फ्रेंड को कर्स से बचा लेता है। इससे पहले यूजी ने कभी कर्स नहीं देखा था, पर नीडेड सिचुएशन में और जहां गॉड लेवल कर्स एनर्जी हो, वहां नॉन सॉर्सरर भी कभी कभी कर्स देख सकते हैं।
जब इतादोरी कर्स ऑब्जेक्ट पिक करता है, फुशिगुरो बताता है कि कर्स स्पिरिट सुकुना के फिंगर के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि अगर वो इसको खा ले तो वो और पावरफुल हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ग्रुप पर अब तक का सबसे टफेस्ट कर्स अटैक होता है और फाइट में वो मेगुमी को इतना हर्ट कर देते हैं कि वो अपनी टेक्निक पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता। यूजी भी अच्छा फाइट देता है, पर एक नॉन सॉर्सरर होने की वजह से वो अपने बेयर हैंड से कर्स स्पिरिट को नहीं किल कर सकता, इसीलिए वो ओवरपावर्ड होने लगता है। तो वो डिसाइड करता है कि बेस्ट वे टू विन है कि वो सुकुना के फिंगर को खुद ही स्वॉलो कर ले। फुशिगुरो की बात से यूजी अज्यूम करता है कि इससे उसको कर्स एनर्जी मिल जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि ये चीज ह्यूमन के लिए पॉइजनस होती है। फुशिगुरो की फट जाती है ये देख के कि यूजी ने सुकुना के फिंगर खा ली। वो पूरा एक्सपेक्ट करता है कि इतादोरी इससे मर जाएगा, बट आउट ऑफ नोवेयर सुकुना का एंशिएंट सोल यूजी की बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। एनिमे में इसे 1 in a million आउटकम बताया गया है, जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं होता, और कुछ ही सेकंड में वो इजीली कर्स स्पिरिट को वाइप आउट कर देता है। सरप्राइजिंगली इवन दो सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स ऑब्जेक्ट है, पर इसके बावजूद भी यूजी का सोल समहाउ वापस कंट्रोल ले लेता है। ये गुड न्यूज है क्योंकि इसका मतलब अभी के लिए सुकुना रैम्पेज नहीं कर सकता, पर मेगुमी के पर्सपेक्टिव से ये फिर भी उसके लाइफ का वर्स्ट डे है। वो सोचने लगता है कि सुकुना कहीं फिर से यूजी का कंट्रोल ना ले ले और सब तबाह ना कर दे। तो फुशिगुरो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और हैंड जेस्टर बनाता है अपने सबसे अनकंट्रोलेबल और ओवरपावर्ड शिकिगामी समन करने के लिए। अगर वो ये समन कर देता तो गारंटी होता कि वो खुद भी और यूजी दोनों मर जाते, पर फॉर्चुनेटली गोजो टाइम पर आ जाता है। जुजुत्सु सॉर्सरर वर्ल्ड में सातोरू गोजो बाई फार सबसे टैलेंटेड ह्यूमन है और वो मेगुमी का टीचर भी है। उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक उसे स्पेस में मैनिपुलेट करने की पावर देती है। इस वजह से वो टेलीपोर्ट कर सकता है, इरेज कर सकता है, ब्लो थिंग्स अवे, खुद को फिजिकली अनटचेबल बना सकता है, और उसकी स्पेशल आई की वजह से कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। फुशिगुरो के पास आने के बाद गोजो यूजी में इंटरेस्ट लेता है क्योंकि उसके पास सुकुना के सोल को सप्रेस करने का एक रियर टैलेंट है। ऐसी एबिलिटी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होती है, पर सैडली जुजुत्सु रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी बंदा जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट से पोजेस्ड हो उसे जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। फिर भी मेगुमी अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि यूजी की लाइफ बचाने का कोई तरीका निकाले। नेक्स्ट डे गोजो यूजी को लेकर के जुजुत्सु हाई जाता है, जो टोक्यो के माउंटेन में हिडन है। जुजुत्सु हाई स्कूल वो जगह है जहां जनरेशन ऑफ सॉर्सरर्स अपनी टेक्निक मास्टर करते आए हैं, इंक्लूडिंग गोजो हिमसेल्फ। स्कूल एक ग्रुप ऑफ ओल्ड मैन हायर अप्स के द्वारा मैनेज होता है और यही रेगुलेशन बनाते हैं। एक्सपेक्टेडली जब उन्हें यूजी के बारे में पता चलता है, उन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर दी, पर गोजो ने एग्जीक्यूशन डिले करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया। लास्ट 1000 ईयर्स में कभी कुछ भी सुकुना को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, पर यूजी की वजह से पहली बार उनके पास रियल चांस है। गोजो का आइडिया ये था कि एग्जीक्यूशन से पहले यूजी को जुजुत्सु हाई ज्वाइन करवाना चाहिए ताकि वो बाकी बचे हुए फिंगर्स ढूंढने में हेल्प करे। जब सारे फिंगर्स मिल जाए, यूजी उन सबको खा ले ताकि फाइनल एग्जीक्यूशन में सुकुना भी एक ही टाइम में मारा जाए। हायर अप्स इस प्लान पे अग्री करते हैं क्योंकि ये उनका बेस्ट चांस है किंग ऑफ कर्स को डिफीट करने का। यूजी वो प्लान एक्सेप्ट कर लेता है 2 रीजन की वजह से। पहला, सुकुना को एलिमिनेट करने से लोगों को कर्स से बचाया जा सकता है, मतलब वो अपने दादा की विश फॉलो कर रहा था। दूसरा, क्योंकि ये काम सिर्फ वो ही कर सकता है, अगर वो यूजलेस बैठा रहा तो उसे रिग्रेट होगा। इस सब के बाद जुजुत्सु हाई प्रिंसिपल यूजी को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इनरोल कर लेता है, फुशिगुरो और एक स्टूडेंट के साथ। ये तीसरी स्टूडेंट है नोबारा कुगिसाकी, एक फीस्टी नई स्टूडेंट जो कंट्री साइड से आई है, इसीलिए टोक्यो के स्पिरिट्स देख करके वो थोड़ी शॉक रहती है। गोजो नोबारा की स्किल टेस्ट करता है, फिर उसे और यूजी को एक हॉन्टेड बिल्डिंग में भेज देता है। अंदर जाते ही दोनों स्प्लिट अप हो जाते हैं और नोबारा थोड़ा अनइम्प्रेस्ड होती है यूजी इतोदोरी से, क्योंकि इतोदोरी ने अभी अभी कर्स के बारे में सीखा है। इन एक्सपीरियंस के बावजूद यूजी एक स्पिरिट को खुद ही एक्सरसाइज कर लेता है, एक कर्स टूल का यूज करके। कर्स टूल बेसिकली वेपन होता है जिसमें कर्स एनर्जी फ्लो होती है और कोई भी इंसान उन्हें यूज करके कर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ऊपर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर नोबारा एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाती है जब एक लो लेवल स्पिरिट एक चाइल्ड को होस्टेज बना लेता है। हाई पॉपुलेशन एरिया जैसे टोक्यो में कर्स एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ के कर्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
ये कर्स इतना स्मार्ट होता है कि उसे पता था कि वो नोबारा को फाइट में नहीं हरा सकता, इसीलिए वो बॉय को थ्रेटन करके उसे सरेंडर करने पर मजबूर करता है। इस मोमेंट में नोबारा एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद वो बच नहीं पाएगी, पर इतादोरी वॉल तोड़ करके अंदर घुस आता है और ये ओपनिंग देता है नोबारा को कर्स को एक्सरसाइज करने का। बाद में वो इतादोरी को बताती है कि वो सोर्सरर क्यों बनी। जब वो छोटी थी, टोक्यो से एक फैमिली उसके गांव में शिफ्ट हुई थी, पर लोकल के एब्यूज की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। उस फैमिली की एक लड़की नोबारा की बेस्ट फ्रेंड थी। तब से ही नोबारा कंट्री साइड से नफरत करती है और जुजुत्सु हाई में आना ही उसे एस्केप का मौका लगा। टोक्यो आकर के वो होप करती है कि वो एक दिन अपनी ओल्ड फ्रेंड से मिल पाएगी। 2 हफ्ते बाद नोबारा, यूजी और फुसिगुरो एक डेंजरस मिशन पर भेजे जाते हैं, जहां अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक की डेथ हो जाती है। ये कैसे हुआ समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जब सुकुना वापस लाइफ में आया तो उस रिएक्शन से उसके बाकी 19 फिंगर भी अवेकन हो गए और अब वो नॉर्मल से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस मिशन पर ग्रुप एक ऐसी स्पिरिट से टकराता है जिसने इन सुपर चार्ज फिंगर में से एक कंज्यूम किया होता है। नॉर्मली ऐसे स्पिरिट्स गोजो जैसा कोई हैंडल करता है, पर इस टाइम वो बिजनेस पर अवे था और अपेरेंटली कोई और अवेलेबल नहीं था। दैट्स वाई फर्स्ट ईयर को इतना डेंजरस जॉब हैंड किया गया था। और सीन पर अराइव होते ही नोबारा इजिली एब्डक्ट हो जाती है और उसे एक रूम में फेंका जाता है जो कर्स स्पिरिट से भरा होता है। उसी टाइम यूजी और फुसिगुरो पर वो कर्स अटैक करता है जिसका मैंने पहले मेंशन किया, और दोनों को जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो कंप्लीटली आउटमैच्ड हैं। यूजी का तो फाइट के स्टार्ट में ही पूरा आर्म कट हो जाता है, जबकि फुसिगुरो के डिवाइन डॉग में से एक को पीसेस में टीयर कर दिया जाता है। डेस्परेट फील करते हुए इतादोरी सुकुना से हेल्प मांगता है, पर किंग ऑफ कर्स धमकी देता है कि अगर उसे बॉडी का कंट्रोल मिला तो वो यहाँ सबको मार डालेगा। इस वजह से यूजी अपने क्लासमेट को रिक्वेस्ट करता है कि वो जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाए, ताकि वो सुकुना को अनलीज कर सके बिना किसी टेंशन की कि लोग मर जाएंगे। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद फुसिगुरो प्लान से अग्री करता है और नोबारा को ढूंढने के लिए एरिया छोड़ देता है। उसका रिमेनिंग डिवाइन डॉग फेमिलियर सेंट ट्रैक कर सकता है और लगभग 5 मिनट में वो सीधा नोबारा तक पहुंच जाता है। और वो थोड़ा भी लेट होता तो नोबारा डेफिनेटली कर्स स्पिरिट के हाथ से मर जाती, पर फुसिगुरो उसे बचा लेता है अपने फ्रॉग शिकिगामी का यूज करके। उसके बाद वो एरिया से कंप्लीटली एस्केप करते हैं। नोबारा बेहोश हो चुकी होती है और उसे कार में डाल करके सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेन पॉइंट ये है कि मेगुमी के पास भी ऑप्शन था कि वो नोबारा के साथ रहे, पर वो डिसाइड करता है कि यूजी का वेट करने का। कुछ मिनट वेट करने के बाद सुकुना अचानक से वहां अपीयर होता है और क्लियरली उस कर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है जो उनको इतना प्रॉब्लम दे रहा था। पर पहली बार के कॉन्ट्रास्ट में इस बार यूजी कंट्रोल रीगेन करने में स्ट्रगल कर रहा होता है, जिससे सुकुना को रेयर मौका मिल जाता है वॉट एवर ही वॉन्ट्स करने का। सबसे पहले वो लिटरली इतादोरी का हार्ट रिप आउट कर देता है, जिसका मतलब अगर वो यूजी को कंट्रोल वापस दे तो यूजी तुरंत मर जाएगा। दूसरा काम सुकुना करता है अपनी स्ट्रेंथ और इंक्रीज करना, एक और फिंगर खाकर जो उस कर्स के अंदर से मिली थी जिसे वो अभी अभी डिस्ट्रॉय करके आया है। तीसरा काम वो करता है यूजी का कट आर्म रीजनरेट करना रिवर्स कस्ट टेक्निक की पावर से। रिवर्स कस्ट टेक्निक एक रेयर स्किल है जिसे सिर्फ टॉप 1 सॉर्सरर ही कर सकते हैं। ये टेक्निक नेगेटिव कर्स एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है जो बॉडी को हील कर सकती है। ये सब करने के बाद सुकुना मेगुमी को उसकी लाइफ का वर्स्ट बीट डाउन देता है और उसके एक शिकिगामी को तो ब्लो आउट कर देता है। फाइट वन साइडेड चलते रहता है और सुकुना फुसिगुरो की टेक्निक से फैसिनेट हो जाता है। क्लेम करता है कि 10 शैडो टेक्निक में वो पोटेंशियल था कि वो पहले वाले कर्स स्पिरिट को बीट कर सके। इन सब के बजाय मेगुमी फील करता है कि ये फाइट वो कभी जीत नहीं सकता, इसीलिए वो फिर से अपना मोस्ट डेंजरस शिकिगामी समन करने का प्लान बनाता है ताकि वो खुद भी और सुकुना भी एक साथ मर जाएं, एग्जैक्टली उस वक्त की तरह। बट इससे पहले कि वो गो थ्रू करे, हमें उसके बैक स्टोरी का एक हिस्सा दिखाया जाता है। रिसेंट पास्ट में फुसिगुरो की सिस्टर डीप कोमा में चली गई थी और इस इंसिडेंट से उसे समझ आया कि दुनिया में लोग अच्छे हो या बुरे, बैड थिंग्स उनके साथ हमेशा होंगी। इसीलिए वो सॉर्सरर बना ताकि कम से कम अच्छे लोगों को थोड़ा कम सफर करना पड़े। इसी वजह से वो यूजी को बचाना चाहता था। ये सब सुनकर के इतादोरी फाइनली सुकुना पे कंट्रोल वापस ले लेता है और ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है बिना किसी सैक्रिफाइस के। नेक्स्ट डे जब गोजो अपने ट्रिप से वापस आता है
तो वो तुरंत सस्पेक्ट करता है कि हायर अप ने यूजी को मरवाने का प्लान बनाया था। हाँ, उन्होंने एग्जीक्यूशन डिले अग्री की थी, पर हायर अप्स में से बहुत से लोग अभी भी यूजी को हटाना चाहते थे और फर्स्ट ईयर को ऐसे मिशन पर भेजना परफेक्ट सेटअप था। गोजो के हिसाब से ये एल्डर्स जुजुत्सु वर्ल्ड में स्कम है और उसका ड्रीम है कि एक नई जनरेशन रेज करना जो सोसाइटी को फंडामेंटली बदल सके। यूजी इस ड्रीम का पार्ट था, इसीलिए गोजो इतना डिसअपॉइंटेड होता है। पर जो गोजो को नहीं पता वो ये है कि इतोदोरी का सोल पूरी तरह से गया नहीं था। हर सॉर्सरर के माइंड में एक जगह होती है, इनीट डोमेन, जो बेसिकली उनके दिमाग के अंदर एक वर्ल्ड होता है। यूजी के मरने के बाद उसका सोल सुकुना के इनीट डोमेन में एंटर हो जाता है, जहां उनके पास एक लास्ट कन्वर्सेशन का चांस होता है। यहाँ किंग ऑफ कर्स एक डील ऑफर करता है, वो यूजी को हर्ट को हील कर देगा, पर कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशन 1, जब सुकुना बोले एक्सटेंशन, वो 60 सेकंड के लिए यूजी की बॉडी का फुल कंट्रोल ले सकता है। कंडीशन 2, डील डन होने के बाद यूजी सब भूल जाएगा। नेगोशिएशन के बाद सुकुना अग्री करता है कि वो उन 60 सेकंड में किसी को हर्ट नहीं करेगा और दोनों एक बाइंडिंग वो को फॉर्म कर लेते हैं। बाइंडिंग वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कभी ब्रेक नहीं होता। हिंट ये दिया जाता है कि सुकुना इस डील को फुशिगिरो से रिलेटेड किसी फ्यूचर प्लान के लिए चाह रहा था। रियल वर्ल्ड में यूजी का बॉडी सोको के लैब में पोस्टमार्टम के बस 1 सेकंड दूर होता है। वो जुजुत्सु हाई की मेन डॉक्टर है, पर गोजो को देखते ही देखते इतोदोरी दोबारा जिंदा हो जाता है। एक एक्सट्रीमली शॉकिंग मोमेंट है। हायर अप्स अभी भी बिलीव करते हैं कि यूजी डेड है, तो अगर उन्हें पता चल गया कि वो अलाइव है तो वो फिर से उसे टारगेट करेंगे। इसीलिए गोजो और सोको डिसाइड करते हैं कि उसकी रेजरेक्शन को सीक्रेट रखा जाए जब तक इतादोरी ट्रेन नहीं हो जाता। उसी नाइट यूजी को एक रैंडम बेसमेंट ले जाया जाता है, जहां वो कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीखता है। जैसे इंट्रो में एक्सप्लेन हुआ था, कर्स एनर्जी नेगेटिव इमोशन से आती है, पर सॉर्सरर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो इमोशन से इंडिपेंडेंट होकर के एनर्जी यूज करें। इस स्किल को सीखने के लिए यूजी को बहुत सारे ओल्ड मूवी देखने पड़ते हैं और चैलेंज ये है कि मूवी के इमोशन चेंज होने के बावजूद नेगेटिव एनर्जी का फ्लो कांस्टेंट रहे। जब इतादोरी ये ट्रेनिंग कर रहा होता है, गोजो प्रिंसिपल से मिलने जाता है और रास्ते में नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आफ्टर लीविंग द कार, उसके बाद गोजो पर एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट का एम्बुश होता है। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जुजुत्सु वर्ल्ड में हर कर्स को एक रैंकिंग मिलती है, ग्रेड 4 वीकेस्ट और ग्रेड 1 स्ट्रॉन्गेस्ट। कभी कभी कुछ कर्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो ग्रेड 1 से भी ऊपर रैंक करते हैं और उन्हें इलाइट्स को स्पेशल ग्रेड बुलाया जाता है। इस पर्टिकुलर स्पेशल ग्रेड का नाम जोगो है, जो एक सुपर इंटेलिजेंट कर्स है। उनका अल्टीमेट गोल है कि कर्स स्पिरिट प्लैनेट के डोमिनेंट फॉर्म बन जाएं और उसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स को हटाना होगा। उसके बाद जोगो बार बार ट्राई करता है गोजो को हिट करने का और हर अटेम्प्ट में बैडली फेल हो जाता है, जबकि गोजो उसे सबसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कर्स करता है। फाइट के बीच गोजो एक पॉइंट पर टेलीपोर्ट करके यूजी को भी ले आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक परफेक्ट चांस है अपने स्टूडेंट को डोमेन एक्सपेंशन सिखाने का। डोमेन एक्सपेंशन तब होता है जब कोई सॉर्सरर अपनी मैसिव कर्स एनर्जी यूज करके अपना इनीट डोमेन रियल वर्ल्ड में ले आए। इसका बेनिफिट ये होता है कि ओपोनेंट बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाता है और कोई भी अटैक गारंटेड हिट होता है। इसी वजह से डोमेन एक्सपेंड करना जोगो का बेस्ट चांस था जीतने का, लेकिन वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था कि गोजो भी एग्जैक्टली वही करेगा। जब एक ही जगह पर 2 डोमेन एक्टिवेट होते हैं, तब जो डोमेन ज्यादा पॉलिश होता है वो हमेशा दूसरे को ओवरपावर कर देता है। यूजुअली ये मोमेंट वो होता है जहां जोगो एक्सरसाइज होता था, लेकिन गोजो उसका लाइफ टेम्परली स्पेयर कर देता है ताकि वो पता लगा सके कि ये कर्स किसके साथ मिलकर के अटैक कर रहा था। अब टाइम है जोगो के बाकी ग्रुप मेंबर्स को एक्सप्लेन करने का। सबसे पहला हानामी, जो एक इंटेलिजेंट कर्स स्पिरिट है जो लोगों के फॉरेस्ट फियर से बॉर्न हुआ था, इसीलिए उसकी टेक्निक से वो फ्लावर और फॉरेस्ट रिलेटेड चीजें जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है डैगन, जो लोगों के ओशियन के फियर से बॉर्न हुआ था, इसीलिए उसका डोमेन एक्सपेंशन एक सनी बीच जैसा दिखाई देता है। उसके बाद माहितो, जो ग्रुप का लीडर है। माहितो ह्यूमंस के हेट्रेड से बॉर्न हुआ स्पिरिट है और इस वजह से वो ह्यूमन इमोशंस को डीपली समझता है। उसकी टेक्निक से वो इंसानों की सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बहुत टेरिफाइंग वे में। फाइनली लास्ट मेंबर है सुगुरु गेटो, जो एक ह्यूमन सॉर्सरर है
और गोजो का पुराना बेस्ट फ्रेंड। दोनों अपने यंग डेज में जुजुत्सु हाई में क्लासमेट थे और कहानी में आगे हमें उनके रिलेशनशिप में क्या हुआ था वो सब दिखाया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि जुजुत्सु वर्ल्ड के सब लोग सोचते हैं कि गेटो मर चुका है और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो सीक्रेटली इन कर्सेस के साथ मिलकर के काम कर रहा है। वापस जोगो वर्सेस गोजो फाइट पर। बैकग्राउंड में जोगो के दो अलाइज फाइट को देख रहे होते हैं। दोनों इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, लेकिन हानामी डिसाइड करता है कि वो खड़े होकर के अपने फेलो कर्स को डाई होते नहीं देख सकता। तो वो अपनी टेक्निक से एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे हानामी को एक छोटा सा ओपनिंग मिलता है जोगो को वहां से बचाने का, क्योंकि चांस ये था कि गोजो दोनों को एक्सरसाइज कर देता, लेकिन लकीली वो एस्केप कर लेता है। इसके बाद स्पेशल ग्रेड रियलाइज करते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को नहीं मार सकते हैं, जो वैसे गेटो उन्हें पहले ही बोल चुका था। इसके बदले गेटो के पास एक आइडिया है कि गोजो को प्रिज्म रेल में सील कर दिया जाए, जो एक कर्स ऑब्जेक्ट है जो टारगेट को एक अलग डायमेंशन में ट्रैप कर देता है। इस प्लान के काम करने के लिए गेटो को कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, इसीलिए वो कहता है कि अक्टूबर 31 तक वेट करना होगा। सितंबर में यूजी सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा होता है और कर्स एनर्जी बेसिक सीख चुका होता है। अपनी न्यू स्किल्स टेस्ट करने के लिए गोजो उसे नानामी के साथ मिशन पर भेजता है, जो कि एक ग्रेड 1 सॉर्सरर है और गोजो के ट्रस्टवर्दी लोगों में से एक। इन दोनों का काम होता है एक सिनेमा में मर्डर हुए 3 हाई स्कूल स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह उनकी बॉडीज डिसफिगर थी, उससे क्लियरली लग रहा होता है कि कोई कर्स स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल है। इन्वेस्टिगेशन के बाद नानामी को 2 चीजें पता चलती हैं। किलिंग्स के टाइम एक और लड़का सिनेमा में था, जुनपे, जो शायद विटनेस हो सकता है। मर्डरर ने बिहाइंड कुछ क्लियर क्लूज छोड़े थे, जैसे वो चाहता था कि कोई उसे ढूंढ ले। नेक्स्ट डे ये क्लूज नानामी को सिवर में ले जाते हैं, जहां वो माहितो से फेस टू फेस मिलता है। लीडर होने के बावजूद माहितो रिलेटिवली यंग कर्स है, जो अपनी टेक्निक से ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करता है। नानामी को सिवर में ल्यूर करना भी उसका एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर की सोल को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। उसके बाद आता है अब तक के स्टोरी का सबसे बेस्ट फाइट, जो एंड होता है एक ड्रॉ में। माहितो पाइल ऑफ रबर के नीचे क्रश हो जाता है और नानामी एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के साथ बच जाता है। उसी टाइम यूजी जुनपे से बात करने जाता है और पता चलता है कि वो लड़का कर्स देख सकता है। बैक इन द सिनेमा उसने माहितो को अपने क्लासमेट्स को मारते हुए देखा था, लेकिन डरने की जगह वो ये जानना चाहता था कि क्या वो भी ये पावर सीख सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि वो ऐसा क्यों था, तो जुनपे एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्कूल में भयानक बुलिंग का शिकार हुआ था और सिनेमा में जो विक्टिम्स थे वो तीनों वही बुलिस थे, इसीलिए उसे उनकी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद माहितो को समझ आ गया कि जुनपे उसके काम आ सकता है। याद रखो, माहितो के ग्रुप का फाइनल गोल कर्सेस को ह्यूमन के ऊपर रूल करवाना है और गोजो को सील करना उनके प्लान का सिर्फ एक पार्ट था। सेकेंड पार्ट था सुकुना को उनकी साइड लाना, और इसके लिए उन्हें एक ऐसी ह्यूमन की जरूरत थी जो यूजी के क्लोज आ सके। यहीं पर जुनपे का रोल आता है। माहितो उसे क्लियरली बोलता है कि जुजुत्सु हाई के यूनिफॉर्म पहने हुए किसी से दोस्ती करो, और जब जुनपे की मुलाकात इतोदोरी से होती है तो एग्जैक्टली यही होता है। दोनों मूवीज के बारे में बात करते हुए जेन्युइनली क्लोज हो जाते हैं, जबकि दूर से गेटो पूरा सीन सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा होता है। उस रात को क्लियरली इम्प्लाई होता है कि गेटो ने माहितो से बात की और दोनों ने सुकुना को अपनी टीम में लाने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी बना ली। शॉर्ट में उनका प्लान ये था कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिसमें यूजी मजबूरन अपना पूरा बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे दे। माहितो को लगता है कि अगर वो सुकुना के लिए ये फेवर कर देगा तो किंग ऑफ कर्स उनके मिशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे ये प्लान एक्टिवेट हो जाता है जब जुनपे यूजी के सामने ब्रूटल तरीके से डिसफिगर हो जाता है। नेचुरली इतादोरी के पास कोई पावर नहीं होती उसके दोस्त को नॉर्मल बनाने की, तो वो सुकुना से हेल्प मांगता है और अपना पूरा बॉडी परमानेंटली देने का ऑफर करता है। ये सुनकर के माहितो लिटरली खुश हो रहा होता है, क्योंकि एग्जैक्टली यही आउटकम वो चाहता था। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि सुकुना डील एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक रीजन तो ये है कि वो यूजी की तकलीफ देख करके एंजॉय कर रहा होता है, और दूसरा रीजन ये है कि उसके पास ऑलरेडी वो सीक्रेट डील है जिससे वो जब चाहे कंट्रोल ले सकता है। ऊपर से ये भी क्लियर नहीं है कि रिवर्स कर्स टेक्निक किसी मैनिपुलेटेड सोल को क्योर कर सकती है या नहीं। तो ओवरऑल डील सुकुना के लिए फायदे की नहीं थी। रिजल्ट, जुनपे वहीं मर जाता है और यूजी इतादोरी पागल होकर के माहितो को मारने भाग पड़ता है।
फाइट में हमें पता चलता है कि यूजी के अंदर 2 सोल्स होने की वजह से वो माहितो की टेक्निक से नेचुरली रेजिस्टेंट है। इसका मतलब माहितो उसकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और यूजी माहितो को डैमेज दे सकता है, वो भी उस लेवल का जो नानेमी नहीं दे पाया था। तभी नानेमी लोकेशन पर आ जाता है और दोनों मिलकर के माहितो को क्रश कर देते हैं, इतना कि वो एक्सरसाइज होने के बिल्कुल करीब आ जाता है। लेकिन इस नियर डेथ स्टेट में माहितो इवॉल्व हो जाता है और अपना पहला डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है। इस बैरियर में बेनिफिट ये है कि माहितो किसी भी इंसान की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस केस में वो सिर्फ नानेमी को ट्रैप करता है, क्योंकि यूजी के 2 सोल होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। रियलिस्टिकली ये माहितो की स्मार्ट मूव थी, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं था इस बात से कि यूजी डोमेन में तोड़ करके एंटर कर देगा। बाहर से डोमेन में घुसना कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन यूजी ने कर दिया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि माहितो के डोमेन ने गलती से सुकुना के सोल को टच कर लिया और किंग ऑफ कोर्सेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुकुना को सिर्फ 2 लोग इंपॉर्टेंट लगते हैं, सुकुना खुद और मेगुमी। बाकी सब उसके लिए 0 वैल्यू हैं। रिजल्ट, सुकुना माहितो का डोमेन ब्लास्ट कर देता है। फाइट प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है और माहितो सीवर में भाग जाता है, जबकि यूजी और नानामी उसका पीछा नहीं कर पाते। फिर कुछ महीने बाद मेगुमी और कोगिसाकी गुडविल इवेंट के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। ये इवेंट साल में एक बार होता है, जहां टोक्यो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट क्योटो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट से फ्रेंडली मैच खेलते हैं। दोनों साइड में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ वो 5 कैरेक्टर कवर करूंगा जो स्टोरी के लिए मोस्ट रेलिवेंट है। पहला, माकी जेनिन, टोक्यो की 2nd ईयर स्टूडेंट और जेनिन क्लैन की मेंबर। जेनिन, गोजो और कामो क्लैंस जुजुत्सु वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, लेकिन माकी को अपने घर में फेलियर ट्रीट किया जाता था क्योंकि उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसका मतलब वो 0 कर्स एनर्जी के साथ बॉर्न हुई है, इवन एवरेज ह्यूमन से भी कम, लेकिन एक्सचेंज में उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट यूजी के लेवल की। दूसरा, पांडा, टोक्यो का दूसरा 2nd ईयर स्टूडेंट और एक कर्स्ड कॉर्प्स। नॉर्मली कर्स्ड कॉर्प्स तब तक मूव करते हैं जब तक उन्हें कर्स्ड एनर्जी सप्लाई मिलती रहे, लेकिन पांडा अलग है, वो खुद कर्स्ड एनर्जी जनरेट कर सकता है, बिल्कुल एक रेगुलर ह्यूमन की तरह। और एक बात, पांडा को प्रिंसिपल यागा ने क्रिएट किया था, जो टोक्यो जुजुत्सु के हेड हैं। क्योटो स्कूल के तरफ आते हुए हम मिलते हैं माई जेनन से, जो माकी की ट्विन सिस्टर है और कोई इंटरेस्ट नहीं रखती सॉर्सरर बनने में। बस जब माकी जुजुत्सु हाई ज्वाइन कर गई तो जेनिन फैमिली ने प्रेशर डाल करके माई को भी वही पाथ पर भेज दिया। नेचुरली दोनों सिस्टर एक दूसरे को पसंद नहीं करती। माई की क्लासमेट में से एक है मेकामारू, जो एक रोबोट है, बट एक्चुअली रोबोट को कंट्रोल करता है एक रियल ह्यूमन। माकी की तरह इस लड़के में भी हेवनली रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो सीवियरली डिसेबल्ड बॉर्न हुआ, लेकिन एक्सचेंज में उसके पास ह्यूज कर्स एनर्जी और एक लॉन्ग रेंज पपेट कंट्रोल टेक्निक है। फाइनली क्योटो का सबसे डेंजरस स्टूडेंट टोटो। ये बंदा लड़ना पसंद करता है, बोरिंग लोगों से नफरत करता है, इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं, एक पॉप आइडियल का ऑब्सेस्ड फैन है और खुद को जीनियस समझता है। गुडविल के दिन टोटो और उसकी क्लास टोक्यो आती है टीम बैटल के लिए मेगुमी के ग्रुप के अगेंस्ट। लेकिन इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही गोजो सबको शॉक दे देता है। वो ड्रामेटिक रिवील करता है कि यूजी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी डेथ को 2 महीने हो चुके थे। मेगुमी और कोगिसाकी उसका गम प्रोसेस कर चुके थे, इसीलिए उनकी इनिशियल रिएक्शन थोड़ी डल थी, लेकिन ऑब्वियसली दोनों उसके वापस आने से खुश थे। एक बंदा था जो बिल्कुल हैप्पी नहीं था, प्रिंसिपल गाकुगांजी, क्योटो का हेडमास्टर और उन ओल्ड हायर अप्स में से एक जो पहले दिन से यूजी को एग्जीक्यूट करना चाहते थे। जब उसे पता चलता है कि सुकुना का वेशल जिंदा है, तो वो इमरजेंसी मीटिंग बुला करके अपनी क्लास को डायरेक्ट ऑर्डर देता है, गुडविल इवेंट के दौरान इतादोरी को फिर से मार दो। वो चाहता था कि डेथ एक एक्सीडेंट जैसी लगे। इस सब ड्रामा के बीच में स्कूल की दूसरी साइड में माहितो चुपके से घुसने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसको समझाने के लिए फ्लैशबैक करना पड़ेगा उस मोमेंट पर जब सुकुना ने उसके डोमेन के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उस ह्यूमिलिएशन के बाद माहितो को समझ आ गया कि किंग ऑफ कर्स की पावर अनइमेजिनेबल है, इतना ज्यादा कि अब कर्सेस उसे अपनी टीम में लाना भी नहीं चाहते हैं और उनका बस एक गोल है, सुकुना को पूरी तरह से रिवाइव कर देना, क्योंकि उनका बिलीफ है कि वो अकेला ही कर्सेस का नया एरा शुरू कर देगा। और इस प्लान का नेक्स्ट स्टेप जुजुत्सु हाई से जुड़ा है। स्कूल के अंदर सुकुना के 6 फिंगर स्टोर्ड हैं। अब तक यूजी ने हमेशा एक टाइम में सिर्फ एक ही फिंगर कंज्यूम की है, इसीलिए वो थोड़ा कंट्रोल मेंटेन कर पाता है।
लेकिन अगर उसे 6 फिंगर एक साथ खिलाए गए तो सिचुएशन टोटली अलग होगी। इसी वजह से गेटो ने सजेस्ट किया कि उन फिंगर्स को स्कूल से चुरा लिया जाए ताकि 31 अक्टूबर को सुकुना को अनलीज करें और गोजो को सील भी कर पाएं सेम डे। अब स्कूल के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, टेंजन, एक 1000 ईयर ओल्ड सॉर्सरर जो कर्स ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्शन करती है। और सुकुना के फिंगर्स का एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ टेंजन को पता होता है। नॉर्मली कोई उन्हें कभी फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन गेटो ने इसके लिए ऑलरेडी बैकअप प्लान बना रखा था। पास्ट टाइमलाइन में गेटो के पास सुकुना का एक फिंगर था। उसने वो फिंगर इंटेंशनली एक जगह छुपा दिया जहां से स्कूल उसे जरूर फाइंड करेगा। नेचुरली जुजुत्सु हाई ने ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया और बाकी फिंगर के साथ स्टोर कर दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस फिंगर में माहितो की कर्स एनर्जी ट्रैकर लगा हुआ था। इस ट्रैकर की वजह से माहितो इजिली सीक्रेट रूम लोकेट कर लेगा। तब तक गेटो और कुछ असैसिन स्कूल में ह्यूज डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। बैक टू गुडविल इवेंट। टीम बैटल के दौरान कुगिसाकी को माई ने हरा दिया, माई को फिर माकी ने हरा दिया, मेकामारू को पांडा ने हरा दिया और यूजी एंड टोटो समहाउ बेस्ट फ्रेंड बन गए। क्योटो वाले इतादोरी को किल करना चाहते थे, लेकिन टोटो का इंटरेस्ट 0 था। जब उसने यूजी से फाइट स्टार्ट करी, उसने रियलाइज किया कि दोनों का फेवरेट गर्ल टाइप सेम है और बस 1 सेकंड में वो यूजी का बेस्ट फ्रेंड बन गया। उसके बाद टोटो लिटरली यूजी को कर्स एनर्जी इफिशिएंटली यूज करने सिखाने लग गया इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम। इसी बीच मेगुमी अपनी फाइट लड़ रहा होता है क्योटो के 3rd ईयर नोरितोशी कामो के अगेंस्ट, जिसका काफी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। कामो क्लैन जेनिन और गोजो के साथ जुजुत्सु वर्ल्ड की 3 टॉप फैमिलीज में आती हैं, इसीलिए नोरितोशी फ्यूचर हायर अप है। उसकी फैमिली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो मेगुमी से इमोशनली रिलेट कर पाता है। 11 साल पहले मेगुमी के फादर गायब हो गए थे और गोजो उसका लीगल गार्डियन बन गया था। कॉम्प्लिकेशन ये है कि मेगुमी के फादर जेनिन क्लैन से थे, मतलब फुसिगुरो ब्लड से जेनिन है, पर प्रैक्टिकली गोजो साइड का है। मेगुमी वर्सेस नोरितोशी फाइट अच्छी चल रही होती है, तभी हानेमी आ जाता है। स्पेशल ग्रेड उन दोनों पर ऐसा अटैक करता है कि मेगुमी तीसरी बार खुद को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचने लगता है, बट वो चूज नहीं करता जब तक टोक्यो के स्टूडेंट हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। धीरे धीरे बैटल इवॉल्व होते रहती है जब तक यूजी और टोटो मेन फाइटर बन जाते हैं, जो हार्डेस्ट फाइट दे रहे होते हैं और दोनों मिलके काफी अच्छा डैमेज भी कर देते हैं। टोटो का कर्स टेक्निक उसे किसी भी चीज के साथ स्विच करने देता है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी हो, और इस वजह से वो स्पेशल ग्रेड को बार बार कंफ्यूज करते रहता है अपनी पोजीशन चेंज करके। इस टाइम यूजी भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है थैंक्स टू हिज न्यू बेस्ट फ्रेंड, और वो हानमी को ब्लैक फ्लैश नाम के एक अटैक से पंच करता है। ब्लैक फ्लैश एक रेयर चीज है जो तब होती है जब सॉर्सरर अपनी कर्स एनर्जी के साथ पूरी तरह से ट्यून हो जाता है, और ये उनकी अटैक की पावर को डबल से भी ज्यादा बढ़ा देती है। दोनों मिलकर यूजी और टोटो हानमी को एक डेस्परेट सिचुएशन में ढकेल देते हैं जहां उसके पास सरवाइव करने का बेस्ट ऑप्शन डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करना होता, लेकिन उससे पहले ही सातोरू गोजो फाइनली अपीयरेंस देता है। इस मोमेंट तक वो फाइट ज्वाइन नहीं कर पाया था क्योंकि विलेंस ने एक ऐसा बैरियर बनाई थी जो स्पेशली उसे अंदर आने से रोक रही थी। ऐसे बैरियर्स को कर्टन्स कहा जाता है और कर्टन के रूल्स डिपेंड करता है कौन बनाता है। इस केस में बैरियर का सिर्फ एक रूल था, गोजो अंदर नहीं आ सकता, पर बाकी सब लोग फ्रीली आ जा सकते थे। ये एक जीनियस मूव था क्योंकि इससे सातोरू गोजो अपनी सारी एनर्जी अंदर घुसने में लगा देता इंस्टेड ऑफ नोटिसिंग कि स्कूल में लूट हो रहा था। रिगार्डलेस वो आते ही एक असैसिन को खत्म कर देता है और फॉरेस्ट का एक ह्यूज चंक उड़ा देता है जो हानमी को मारने के लिए था। डैमेज इतना हैवी था कि कंफर्म नहीं हो पाया कि स्पिरिट जिंदा है या नहीं, पर एक दिन बाद हमें पता चलता है कि स्पेशल ग्रेड मुश्किल से बच निकला। इस इंसिडेंट के बाद गुडविल इवेंट कैंसिल होने के करीब होता है, पर टोटो समहाउ सबको कन्विंस करता है कि इवेंट कंटिन्यू हो। इसीलिए नेक्स्ट डे दोनों स्कूल्स विनर डिसाइड करने के लिए बेसबॉल मैच खेलते हैं जहां यूजी टोक्यो को जिताने में ह्यूज हेल्प करता है। हायर अप्स अभी भी उसे मारना चाहते हैं, पर प्रिंसिपल यागा प्रिंसिपल गाकुगांजी को कन्विंस कर लेता है कि अभी रुक जाएं, क्योंकि इतादोरी ने प्रूव किया है कि वो फ्यूचर में काफी लोगों की जिंदगी बचा सकता है। उसी वीक फर्स्ट ईयर को एक नई डेथ पेंटिंग आर्क मिशन पर भेजा जाता है जहां उन्हें 4 लोगों की मिस्टीरियस डेथ का इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ये 4 विक्टिम्स 20 साल पहले क्लासमेट थे और को इंसिडेंट से वो स्कूल वही था जहां मेगुमी जुजुत्सु हाई से पहले पढ़ता था। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में फुसिगुरो अपने ओल्ड स्कूल विजिट करता है
जहां स्टाफ का एक मेंबर और कुछ स्टूडेंट उसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लोकल एरिया में एक फेमस हॉन्टेड जगह है जिसका नाम है योसाहाची ब्रिज, और 20 साल पहले 4 स्टूडेंट इसी जगह पे बेहोश मिले थे। जब वो बच गए, उन्हें कुछ याद नहीं था क्या हुआ। अब प्रेजेंट में वही 4 लोग एक कर्स स्पिरिट के हाथ से मर्डर हो चुके हैं। जुजुत्सु हाई का मेन क्वेश्चन ये है कि क्या कर्स स्पिरिट किसी और को टारगेट करेगा, और यहाँ फुजिनुमा का एंट्री होता है। वो मेगुमी की पुरानी क्लासमेट है। वो बताती है कि बचपन में वो योसाहाची ब्रिज गई थी और मेगुमी की सिस्टर भी उसके साथ गई थी। इसका मतलब एविडेंस के हिसाब से कर्स स्पिरिट का नेक्स्ट टारगेट फुजिनुमा और सुकुमी हो सकते हैं नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर। इसीलिए उनकी जिंदगी बचाने के लिए स्पिरिट को जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करना जरूरी था। तीनों ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और कर्स एनर्जी बैरियर में घुस जाते हैं, जहां उनका सामना एक ऐसे क्रिएचर से होता है जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं, 150 साल पहले एक इविल सॉर्सरर था, नारितोशी कामो, जो प्रेजेंट डे में नारितोशी का एंसेस्टर था। ओल्ड नारितोशी अपने डिस्कस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इनफेमस था। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था एक ऐसी लाइफ फॉर्म बनाना जो हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स स्पिरिट हो। टोटल 9 हाइब्रिड्स बनाए गए जिसे कर्स्ड वोम डेथ पेंटिंग बोला गया। डेकेड्स तक ये 9 पेंटिंग जुजुत्सु हाई में हिडन थे, वहीं जहां सुकुना के फिंगर्स रखी थी। जब माहितो ने स्कूल लूटा तो वो 3 पेंटिंग्स ले गया। गेटो की हेल्प से चोजो, ईसो और केचिजो को नया बॉडीज में रिवाइव किया गया। हाइब्रिड होने के बावजूद ये तीनों ह्यूमंस या कर्स्ड स्पिरिट में से किसी के लिए लॉयल नहीं है। इन्हें सिर्फ एक दूसरे की प्रोटेक्शन की परवाह है। इसीलिए वो माहितो की मदद करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उसकी दुनिया में डेथ पेंटिंग शायद पीसफुली रह सके। उसके बाद ईसो एंड केचिजू को सुकुना के एक मिसिंग फिंगर को ढूंढने भेजा गया, जो योसाहाची ब्रिज के नीचे ही थी। इसी वजह से उनका यूजी और नोबारा से फाइट होता है, जबकि मेगुमी अलग से उस कर्स स्पिरिट के साथ फाइट कर रहा होता है जिसे एक्सरसाइज करने के लिए वो आए थे। काफी टाइम पहले उस कर्स स्पिरिट ने सुकुना की एक फिंगर ऑब्जर्व कर ली थी, पर कुछ नहीं हुआ था क्योंकि फिंगर अवेकन ही नहीं थी। लेकिन जब यूजी ने सुकुना को रिइंकार्नेट किया, सब फिंगर्स अवेकन हो गई और योसाहाची ब्रिज के कर्स स्पिरिट भी एक्टिवेट हो गया। इसीलिए 4 एडल्ट्स की रिसेंट डेथ और सुमिकी की पॉसिबल मर्डर सब ट्रेस होता है यूजी के सुकुना के फिंगर के खाने की वजह से। एनीवेज, क्लियरली योसाहाची ब्रिज का कर्स स्पिरिट इंसेनली स्ट्रांग था, पहले वाले से भी ज्यादा। सेकेंड्स में ही उसने फुसिगुरो को ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस कर दिया और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां उसके बचाव की ऑलमोस्ट कोई होप ही नहीं थी। दैट्स वाई सीजन में चौथी बार वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है बाय द समनिंग ऑफ शिकिगामी, जो जानता है कि दोनों को मार देगा। लेकिन फुल्ली समन करने से पहले उसे वो बातें याद आती हैं जो उसे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स ने कही थी। जैसे कि हमें पता है कि सुकुना ने क्लियरली बोला था कि मेगुमी में पोटेंशियल है ऐसे कर्सेस को हराने का, और गोजो ने भी अपने स्टूडेंट को इनकरेज किया कि वो उस सेक्रीफाइजल मेंटेलिटी को छोड़ दे जो हमेशा उसे पीछे रोक रही है। इसीलिए खुद को सेक्रीफाइस करने के बजाय फुसिगुरो ऑल आउट जाने का डिसीजन लेता है एज ही अटेम्प्ट टू मैनिफेस्ट हिज डोमेन इन द रियल वर्ल्ड। सिर्फ हाईएस्ट लेवल सॉर्सरर्स ही ये कर पाते हैं और मेगुमी अभी भी उस लेवल पर नहीं है। फिर भी वो एक इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट कर लेता है। इस शैडोवी डोमेन में वो अपने क्लोन और शिकिगामी के क्लोन्स बना सकता है, जिनका यूज करके वो स्पेशल ग्रेड स्पिरिट को ओवरवेल्म कर देता है। फिर वो डिवाइन डॉग एक्टिवेट करके फिनिश करता है, जो ब्रूटली सुकुना के फिंगर उस स्पिरिट के चेस्ट से निकाल लेता है। एंड रिजल्ट ये होता है कि सुमिकी और फुजिनुमा अब ब्रिज कर्स की वजह से नहीं मरेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली मेगुमी की सिस्टर अभी भी कोमा में है, एक अलग कर्स के चक्कर में। मीनवाइल यूजी और कोगिसाकी दोनों डेथ पेंटिंग्स को मार देते हैं, और ये इम्प्रेसिव था क्योंकि ईसो और उसका ब्रदर टेक्निकली एक स्पेशल ग्रेड कर्स थे। इंसिडेंट के बाद इतादोरी को थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि उन्होंने 2 रियल ह्यूमन की भी लाइफ खत्म की जो क्लियरली एक दूसरे की डीपली केयर करते थे। एल्डेस्ट सिबलिंग चोजो वहां नहीं था, पर उसका कर्स टेक्निक उसे फील करा देता है कि उसके ब्रदर्स मर गए। गेटो फिर उसे रिवील करता है कि उन्हें यूजी ने मारा है, और ये सीन 2 रीजन की वजह से सुपर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, गेटो को इतनी जल्दी इंटेल मिलना प्रूव करता है कि जुजुत्सु हाई में कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 2, चोजो के ब्रदर की डेथ उसे रियल मोटिवेशन देती है यूजी के पीछे जाने का, जो आगे एक्सप्लोर होगा। कुछ दिनों बाद वर्ड स्प्रेड होते हैं कि फर्स्ट ईयर्स ने एक स्पेशल ग्रेड्स को डिफीट किया
और इससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सबसे पहले टोटो ऑफिशियली रिकमेंड करता है कि उन्हें ग्रेड 1 सॉर्सरर प्रमोट किया जाए, और गोजो का एक दोस्त भी रिकमेंडेशन को सपोर्ट करता है, जो शायद गोजो ने पहले से पैसे दे दिए हों। दूसरी चीज, सेकेंड ईयर और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है, क्योंकि माकी डिटरमाइंड है कि वो अपने कजन फुसिगुरो और बाकी फर्स्ट ईयर से पीछे ना रह जाए। और हाँ, हालांकि रिसेंट डेथ इतोदोरी की वजह से ही हुई थी, मेगुमी और नोबारा डिसाइड करते हैं कि वो यूजी को बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गिल्ट हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यूजी ऑलरेडी जानता है कि ये उसकी फॉल्ट है। वो बस इसीलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो नहीं चाहता कि फुसिगुरो रिग्रेट करे फॉर सेविंग हिज लाइफ। सीजन 1 एंड होता है फर्स्ट ईयर के शॉपिंग जाने से, जहां गोजो उन्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए सडनली बुला लेता है। जुजुत्सु काइसन मूवी जीरो का स्टोरी सीजन 1 के बाद आया था, बट इसमें जो स्टोरी है वो सीजन 1 के पहले की है। और ये मूवी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस मूवी में एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और इसमें एक फाइट सीन है जो काफी इंपॉर्टेंट है सीजन 2 के लिए। तो ये मिस मत करना, वरना सीजन 2 में आपको कुछ चीजें शायद समझ ना आए। ऑल राइट, तो अगर आप ये देख रहे हो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि जुजुत्सु काइसन सीजन 1 में यूजी को डेथ सेंटेंस दिया गया था। लेकिन अगर हम क्लॉक को लगभग 10 महीने पीछे ले जाएं, तो एक और स्टूडेंट बिल्कुल सेम पोजीशन में था। उस स्टूडेंट का नाम था यूटा ओकोत्सु, और ये समझने के लिए कि हायर अप्स उसे क्यों मारना चाहते थे, उसकी बैक स्टोरी देखना जरूरी है। बहुत छोटी एज में यूटा को निमोनिया डायग्नोसिस हुआ था, और जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रिका ओरिमोटो था। रिका एक ऑर्फन थी जिसके पेरेंट्स मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर गए थे, और पहली मीटिंग के बाद रिका और यूटा दोनों सेम स्कूल में पढ़ने लगते हैं। टाइम के साथ दोनों इतने क्लोज हो गए कि रिका ने अपनी मॉम की ओल्ड वेडिंग रिंग ले करके यूटा को प्रपोज कर दिया। लेकिन ये सीन इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि यूटा इसे फ्यूचर में शादी करने के लिए हाँ करता है, बल्कि वो क्लियरली कहता है कि वो दोनों फॉरएवर साथ रहेंगे। जब रिका अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक कार क्रैश में मर जाती है तो उसकी सोल एक वेंजनफुल कर्स स्पिरिट में बदल जाती है और परमानेंटली यूटा से अटैच हो जाती है। इस फॉर्म में रिका हर जगह यूटा के साथ रहने लगती है और अगले 6 साल तक उसकी स्पिरिट वायलेंटली अटैक करती है हर उस इंसान को जो उसे यूटा के लिए थ्रेट लगता था। यहीं से हम जुजुत्सु काइसन मूवी के बिल्कुल स्टार्ट पे आते हैं, जहां नवंबर 2016 में यूटा को स्कूल में 4 बुलिस हरास कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्स में रिका उन बुलिस को क्रश कर देती है और चारों को एक ही लॉकर में भर देती है। इस इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु हाई डिसाइड करता है कि उन्हें यूटा के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। टोटल मिलाकर वो 4 सॉर्सरर्स को भेजते हैं उससे डील करने के लिए। भले ही उन सॉर्सरर्स के नेम रिवील नहीं थे, लेकिन हमें पता है कि उनमें से एक का रैंक टोडो के बराबर था और बाकी 3 फुसिगुरो के रैंक के थे। इसके बावजूद कंफर्म होता है कि रिका ने उन सबको हरा दिया, जो दिखाता है कि वो कितनी पावरफुल है। इस बात से डरते हुए कि वो आगे क्या कर सकती है, हायर अप्स ने ऑटम 2017 में यूटा की एग्जीक्यूशन प्लान की, जिसमें वो उसे मार देते ताकि रिका का कर्ज खत्म हो जाए। यूटा इस प्रपोजल से अग्री कर लेता है क्योंकि वो लोगों को हर्ट करते करते थक चुका होता है। एक पॉइंट पर वो खुद को एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन रिका उसे रोक लेती है। जब ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं तो हायर अप्स आखिर में सातोरू गोजो को बुलाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स अलाइव है। उसका काम होता है यूटा को कर्ज को कंट्रोल करना सिखाना। गोजो से बात करने के बाद यूटा जुजुत्सु हाई में ट्रांसफर हो जाता है, जहां वो एग्जिस्टिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के क्लास में ज्वाइन करता है। उस टाइम फर्स्ट ईयर थे माकी जेनिन, पांडा और तोगे इनुमाकी, जो कि सीजन 1 तक आते आते सेकेंड ईयर बन चुके थे। जब यूटा 2017 में उनके ग्रुप में ज्वाइन करता है तो फर्स्ट ईयर तुरंत रिका के प्रेजेंस फील कर लेते हैं, क्योंकि वो उन सब कर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होती है जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखे होते हैं। कर्स स्पिरिट के बारे में एक और बात याद रखनी चाहिए कि वो कर्स एनर्जी से बने होते हैं, इसीलिए जितनी ज्यादा कर्स एनर्जी किसी स्पिरिट के पास होती है वो उतनी ही टफ हो जाती है। रिका के केस में उसके पास एंडलेस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होती है, जो उसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देती है और एनिमे में दिखाए गए किसी भी कर्स से ज्यादा डेंजरस है। इस वजह से माकी शुरू से यूटा को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो एक टिमिड वीकलिंग की तरह एक्ट करता है, जबकि उसके पास एक अनबीटेबल कर्स 24/7 उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर भी गोजो को लगता है कि इन दोनों को साथ में मिशन पर भेजना एक अच्छा आइडिया है, और बाद में उसी दिन वो लोग एक एलिमेंट्री स्कूल जाते हैं। ये स्कूल इसीलिए रेलिवेंट है क्योंकि वहां के 2 बच्चे रिसेंटली मिसिंग हो गए होते हैं, और गोजो को लगता है कि इसके पीछे एक कर्स रिस्पॉन्सिबल है।
और इसी सीन में माकी अकेले 3 कर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जबकि वहीं डरा हुआ यूटा बस देखते रह जाता है। उसके बाद वो स्कूल के अंदर जाते हैं मिसिंग किड्स को ढूंढने के लिए, और भले ही वहां हर जगह कर्सेस होते हैं लेकिन कोई भी अटैक नहीं करता। माकी जल्दी समझ जाती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि कर्सेस यूटा से डरते हैं, और जब वो उसका स्टूडेंट आईडी चेक करती है तो रिवील होता है कि यूटा को स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर क्लासिफाई किया गया है, जो कि हाईएस्ट रैंक होता है जुजुत्सु में। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक गोजो खुद है। इस लेवल पर होना एक बहुत बड़ी बात है। इसी बीच अचानक से एक जाइंट कर्स अपीयर होता है, और बाकी स्पिरिट्स के अनलाइक ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पर अटैक करने में हेजिटेट नहीं करता। फिर माकी और यूटा दोनों इस कर्स के द्वारा निगल लिए जाते हैं। उसके स्टोमक के अंदर उन्हें वो मिसिंग किड्स मिलते हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। इस स्टेज पर दोनों बच्चे कर्स के इफेक्ट की वजह से बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं, और सिचुएशन तब और खराब हो जाती है जब माकी खुद भी अफेक्ट होने लगती है। इससे यूटा ही इकलौता इंसान रह जाता है जो उन्हें बचा सकता है, जो सबके लिए बैड न्यूज थी क्योंकि उसे अभी तक बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड माकी उसे एक पेप टॉक देती है क्योंकि उनकी लाइफ लिटरली इसी पर डिपेंड कर रही होती है, और लकीली उसके थोड़ी देर बाद ही उसे एक प्लान सूझ जाता है। रिका ने जो एंगेजमेंट रिंग उसे दी थी, जब यूटा उसे पहनता है तो उससे रिका के कर्स स्पिरिट के साथ उसका कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है, और इसी वजह से वो उससे उसकी पावर बोरो करने के लिए कह पाता है। अब तक रिका बस तभी अपीयर होती थी जब उसका मन करता था, लेकिन ये पहली बार था जब यूटा ने उसे कॉन्शियसली कुछ करने के लिए समन किया। उसके बाद रिका दूसरे कर्स स्पिरिट को फाड़ देती है, जिससे यूटा को खुद को फ्री करने का और बाकी सबको सेफ्टी तक ले जाने का चांस मिल जाता है। इस सीन में यूटा एक डिसीजन लेता है खुद को एक इंसान के तौर पर चेंज करने का, और इसी मोमेंट से वो पहले से भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है रिका के कर्स को ब्रेक करने के लिए। जब कर्स ब्रेक हो जाएगा तब रिका इस फॉर्म में स्टक नहीं रहेगी और उसकी सोल फाइनली आफ्टर लाइफ में पास ऑन कर पाएगी। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि क्योंकि उसका कर्स स्पिरिट बेसिकली इनविंसिबल है, तुम उसे नॉर्मल कर्स की तरह सिंपली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसके बजाय यूटा को उसके कर्स को स्टेप बाय स्टेप अनरेवल करना होता है, और अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यूटा के रिंग उसे रिका के कर्स के छोटे छोटे पार्ट्स बोरो करने देती है, और जब वो हो जाते हैं तो वो उस छोटे से कर्स को अपनी कटाना में चैनल कर सकता है। इनफ प्रैक्टिस के साथ गोल ये होता है कि स्वॉर्ड में रिका के बिगर और बिगर अमाउंट चैनल किए जाएं, जब तक उसका स्पिरिट पूरी तरह से यूटा के कंट्रोल में ना आ जाए। और जैसे ही ऐसा होता है कर्स ऑफिशियली ब्रेक हो जाता है। एक साइड नोट के तौर पर एलिमेंट्री स्कूल के मिशन के बाद 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। नंबर 1, उसी रात बाद में एक मिस्टीरियस फिगर स्कूल में अपीयर होता है, और उसकी शैडो के बेस पर हम बता सकते हैं कि ये सुगुरु गेटो है, और अब वो इविल बन चुका था, और जो उसका गोल था दुनिया के सारे नॉन सॉर्सरर्स को हटाना, उसके लिए अब उसे रिका की जरूरत है। क्योंकि सबसे पावरफुल कर्स होने के नाते अगर वो उनके साइड होती तो उनका मिशन अचानक से काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता। इसीलिए अगर वो यूटा को मार देते तो रिका की सारी इमेंस पावर उसमें ट्रांसफर हो जाती। इसी वजह से गेटो रिका के पोटेंशियल के लिमिट टेस्ट करना चाहता था, और इसीलिए उसने एलिमेंट्री स्कूल में उसके लिए एक ट्रैप सेट किया था। सेकंड थिंग जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि बाद में जब माकी और बच्चे हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे होते हैं, यूटा एक रियलाइजेशन पर पहुंचता है। अब तक वो बस मानते आया था कि रिका ने उसे कर्स किया है, लेकिन रियलिटी में शायद वही वो इंसान था जिसने उसे कर्स में बदल दिया, जब उसने कहा था कि वो दोनों फॉरएवर टुगेदर रहेंगे। गोजो के पर्सपेक्टिव से ये थ्योरी एडमायरेबल थी, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाया था कि एक सिंपल सी नॉर्मल लड़की कैसे मॉडर्न एज की स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स बन गई। सच जानने के लिए गोजो तुरंत रिका के बैकग्राउंड और यूटा के बैकग्राउंड दोनों पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद ये इन्फॉर्मेशन क्लू दे दे कि उसकी पावर कहां से आती है। एनीवेज 3 मंथ आगे जंप करते हैं। इस टाइम के दौरान यूटा कंसिस्टेंटली अपनी कटाना के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और उसने 2017 गुडविल इवेंट में भी पार्ट लिया। गुडविल इवेंट वो टाइम होता है जब जुजुत्सु हाई के टोक्यो ब्रांच के स्टूडेंट क्योटो ब्रांच के स्टूडेंट के अगेंस्ट फेस ऑफ करते हैं, और सीजन 1 में हमें पता चलता है कि यूटा और रिका ने 2017 एडिशन में पार्ट लिया था। मांगा के अकॉर्डिंग टोक्यो स्टूडेंट ने इजीली विन सिक्योर किया था, लार्जली इसीलिए क्योंकि रिका ने पूरे इवेंट में डोमिनेट किया। इसी वजह से तुमने सीजन 1 में नोटिस किया होगा कि टोडो रिवेंज लेने के लिए काफी ईगर था। रिगार्डलेस 3 महीने स्किप के बाद
गोजो डिसाइड करता है कि यूटा को इनुमाकी के साथ एक मिशन पर भेजे। सारे फर्स्ट ईयर में इनुमाकी बाई फार सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसकी कर्स टेक्निक कर्स स्पीच के नाम से जानी जाती है। सिंपली कहा जाए ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो जो भी बोलता है वो रियल लाइफ में हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो किसी को बोल दे स्टॉप मूविंग तो वो बंदा वैसे ही रुक जाता है। जैसे तुम इमेजिन कर सकते हो ऐसी टेक्निक मिलियन डिफरेंट वेज में यूजफुल हो सकती है, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि इनुमाकी नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। लोगों को हर्ट करने से बचने के लिए वो सिर्फ सेफ वर्ड्स बोलता है जैसे सैल्मन, कैल्प और बाकी राइस बॉल इंग्रेडिएंट्स। और टाइमलाइन के इस स्टेज पर यूटा उसकी बातों को रियली समझ नहीं पाता था। फिर दोनों स्टूडेंट्स अपनी मिशन लोकेशन पर ट्रैवल करते हैं जो एक अबैंडेंड शॉपिंग सेंटर होता है जहां लो लेवल कर्सेस भरे होते हैं। यहाँ का काम ये होता है कि इनुमाकी अकेला ही इन कर्सेस को एक्सरसाइज करे, जबकि यूटा का रोल सिर्फ खड़े रह करके देखना और सीखना होता है। मिशन स्टार्ट होने से पहले गोजो यूटा को वार्न करता है कि इस बार रिका को बाहर ना आने दे, क्योंकि हायर अप्स उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर यूटा ने उसे फिर से एक रैम्पेज पर छोड़ दिया तो हो सकता है कि वो लोग उसकी एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड से भी पहले कर दें। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन में एंटर करते ही सबसे पहले उनका इनकाउंटर उन कर्सेस के स्वॉन से होता है जिन्हें मारने के लिए उन्हें भेजा गया था। कुछ ही सेकंड में इनुमाकी उन सबको एक्सप्लोड कह करके डिस्ट्रॉय कर देता है और बस इसी के साथ मिशन खत्म होना चाहिए था। लेकिन जो बात उन्हें पता नहीं थी वो ये थी कि शॉपिंग सेंटर के अंदर गेटो दूर से चुपके चुपके उन्हें देख रहा था। इस ओकेजन पर गेटो का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो रिका को अपनी आंखों से देखे, इसीलिए वो अपने एक कर्स स्पिरिट का यूज करके उन पर एम्बुश करता है। प्लान ये था कि यूटा इतना ओवरवेल्म्ड हो जाए कि उसे मजबूरन रिका को फिर से समन करना पड़े। लेकिन इस बार चीजें एलिमेंट्री स्कूल वाली फाइट से काफी डिफरेंट तरीके से प्ले आउट होती है। फाइट के बिगिनिंग में इनुमाकी यूटा को दूर रहने के लिए वार्न करता है क्योंकि उसकी इनएक्सपीरियंस्ड उसे इस लेवल के कर्स के अगेंस्ट वनरेबल बना देती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इनुमाकी खुद भी अपनी टेक्निक के साइड इफेक्ट की वजह से वनरेबल होता है। कर्स स्पीच के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम एक्सप्लोड या ब्लास्ट अवे जैसी पावरफुल वर्ड्स यूज करते हो तो हमेशा चांस होता है कि तुम्हारा थ्रोट डैमेज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्स स्पीच यूज करने का एक ही तरीका होता है और वो थ्रोट मेडिसिन लेना। लेकिन इनुमाकी की मेडिसिन उसके पॉकेट से गिर करके सीधा उस कर्स स्पिरिट के पास चली जाती है। इस वजह से यूटा नहीं चाहता था कि उसका क्लासमेट इस चीज से अकेले फाइट करे, इसीलिए दोनों मिलकर के उस कर्स को टेक डाउन करते हैं। यूटा फाइट की शुरुआत करता है रिका के कर्स के एक छोटा सा हिस्सा अपनी कटाना में चैनल करके और फिर गेटो के कर्स पर स्लैश करता है। भले ही वो स्लैश ज्यादा डीप नहीं होता, लेकिन वो यूटा को एक ओपनिंग दे देता है जिससे वो थ्रोट मेडिसिन उठा करके इनुमाकी की तरफ फेंक देता है। अपनी आवाज रिकवर करने के बाद इनुमाकी उस कर्स को क्रश करके एक्सप्लोड कर देता है और इसी तरह रिका को बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाय द वे यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि अगर गेटो सच में चाहता तो वो एक के बाद एक और कर्सेस रिलीज करते जा सकता था, लेकिन किसी वजह से वो फर्स्ट ईयर को भागने देता है। कुछ घंटे बाद गोजो को पता चलता है कि एक सरप्राइज कर्स ने उसके स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया था। वो खुद एरिया इंस्पेक्ट करने चला जाता है। इंस्पेक्शन के दौरान उसे गेटो के छोड़े हुए रेसिड्यूल्स मिलते हैं और एक क्विक नोट के तौर पर रेसिड्यूल्स बस कर्स एनर्जी के ट्रेस होते हैं जो तब छूट जाते हैं जब कोई अपना कर्स टेक्निक यूज करता है। क्योंकि गेटो और गोजो ने क्लासमेट के तौर पर काफी टाइम साथ बिताया था, गोजो तुरंत इस रेसिड्यूल को पहचान लेता है और थोड़ी देर बाद वो प्रिंसिपल को इसके बारे में बता देता है। इसी वक्त गेटो खुद जुजुत्सु हाई के अगेंस्ट वॉर की प्रिपरेशन कर रहा होता है और अगर तुम सोच रहे हो कि वो जीत कैसे सकता है तो हमें 2006 में वापस जाना होगा। उस साल एक रिलीजियस ग्रुप था जिसका नाम टाइम वेसल एसोसिएशन था और उन जैसे और भी कई ग्रुप्स मौजूद थे। जब सुगुरु इविल बना तो उसने फोर्स के थ्रू इन ग्रुप्स पर कब्जा कर लिया। इससे उसे पैसा मिला और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसे कर्सेस तक एक्सेस मिल गया। अगला एक डिकेड तक वो कर्स लोगों को हील करने के लिए फेमस हो गया क्योंकि उसकी टेक्निक उसे स्पिरिट ऑब्जर्व करने देती थी। इसी वजह से प्रेजेंट डे में गेटो के पास 6000 से ज्यादा कर्स जमा हो चुके थे, जिनमें कम से कम 2 स्पेशल ग्रेड्स भी शामिल हैं। इसके अलावा उसके पास फॉलोअर्स की एक आर्मी भी है जिसका मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। अगर वो रिका को भी इस सब में ऐड कर ले तो सुगुरु को लगता है कि उसके पास 99% चांस होगा जुजुत्सु हाई को ओवरथ्रो करने का। उसके बाद वो फाइनली अपना गोल अचीव कर सकता है, यानी सारे नॉन सॉर्सरर्स को डिस्ट्रॉय करना।
उसके दिमाग में अपेरेंटली उस वक्त गोजो भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसीलिए इस सीन में गेटो कॉन्फिडेंटली स्कूल में आता है और अपने फॉर्मर फ्रेंड्स और टीचर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है। स्पेशली वो कहता है कि 24 दिसंबर 2017 को वो टोक्यो में 1000 कर्स स्पिरिट और क्योटो में भी 1000 कर्स स्पिरिट अनलीज करेगा और हर कर्स को मैसेकियर का ऑर्डर्स दिए जाएंगे। इस वॉर का नाम है द नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। और सीजन 1 में हमें पता चलता है कि इसी रात टोडो ने गेटो की आर्मी के अगेंस्ट फाइट में एक बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन उसमें जाने से पहले जब सुगुरु ने अपनी वॉर की डिक्लेरेशन की थी तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि जुजुत्सु हाई का कोई उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करे। गोजो रोकने का ट्राई भी करने वाला था, बट गेटो ने ढेर सारे कर्सेस फर्स्ट ईयर के ऊपर छोड़ रखे थे जो उसके एक कॉल पर उन सबको मार सकते थे, इसीलिए कोई उसका वहां कुछ नहीं कर पाया। अब दिसंबर 24 पर आते हैं। टोक्यो और क्योटो दोनों जगह जुजुत्सु हाई ने लगभग अपने सारे सॉर्सरर्स इकट्ठा कर लिए थे। उनका मिशन था उन 2000 कर्सेस को एक्सरसाइज करना जो उनकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन नोटिसेबल बात यह थी कि यूटा को स्कूल में ही छोड़ दिया गया। रिका की अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से ये रिस्क था कि अगर वो बैटलफील्ड पर होती तो शायद दोनों साइड की ही डिस्ट्रॉय कर देती। इसीलिए यूटा को पीछे छोड़ना ज्यादा सेफ था और ये बिल्कुल वही था जो गेटो एक्सपेक्ट कर रहा था। असल में नाइट परेड ऑफ 100 डीमन का ट्रूली ऑब्जेक्टिव ये था कि सारे एक्सपीरियंस सॉर्सरर्स टोक्यो और क्योटो में डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, जबकि यूटा बिल्कुल अकेला रह जाए। इसी सिचुएशन के साथ गेटो कैजुअली जुजुत्सु हाई में मार्च करता है जहां उसके और यूटा के बीच सिर्फ माकी खड़ी होती है। गेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल वही टाइप का इंसान है जिसे वो मिटाना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत एक कर्स स्पिरिट से माकी को वाइप आउट कर देता है। मीनवाइल टोक्यो में गोजो सोचने लगता है कि सुगुरु फ्रंट लाइन पर क्यों नहीं है, और जब वो ये सब सोच रहा होता है तब उसे अचानक इंटरप्ट किया जाता है। मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया था कि सातोरू ने यूटा के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट की थी और इस सीन में उसे फाइनली उसका रिजल्ट मिल जाता है और इन्फो सुनने के बाद उसे समझ आ जाता है कि गेटो कहाँ हो सकता है। इसीलिए वो इनुमाकी और पांडा को टेलीपोर्ट करके वापस जुजुत्सु हाई भेज देता है। मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि गोजो का ये मूव एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड था क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों गेटो को हराने का कोई चांस नहीं रखते। एक्चुअली उन्हें वापस भेजने का रीजन ये था कि गोजो एज्यूम कर रहा था कि वो हार जाएंगे और वो चाहता था कि इससे यूटा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। लकीली गोजो के लिए बिल्कुल यही हुआ, क्योंकि जब यूटा ने अपने क्लासमेट्स को एक ब्लडी मेस में पड़ा हुआ देखा तो उसने तुरंत रिका को बाहर आने दिया। फिर दोनों मिलकर के आसानी से उन कर्सेस के स्वॉन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो सुगुरु ने उसकी तरफ भेजे थे। उसके बाद वो थोड़ा ब्रेक लेता है ताकि बाकी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हील कर सके। इस मोमेंट की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें यूटा को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करते हुए दिखाया गया, जो एक ऐसी स्किल है जिसे गोजो भी अपनी एज में सीखने के लिए स्ट्रगल करता है। रिवर्स कर्स टेक्निक तब होती है जब हम नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करके एक पॉजिटिव एनर्जी बना देते हैं जो बॉडी को हील कर सकती है। ओवरऑल ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जिसे लगभग सारे सॉर्सरर्स अचीव करने में फेल हो जाते हैं, इसीलिए सिर्फ कुछ महीनों में ही इसे कर पाना प्रूफ करता है कि यूटा एक स्पेशल टैलेंट है। इसके बाद गेटो उसे गिराने के लिए एक और कर्स का हॉर्ड अनलीज करता है, लेकिन इस बार यूटा इसे कर्स्ड पीच का यूज करके काउंटर करता है। हिस्टोरिकली कर्स्ड पीच एक पावर है जो इनुमाकी क्लैन से बिलोंग करती है, लेकिन बिना स्पॉइलर में जाए यूटा इसी रिप्लिकेट कर पाता है रिका की हेल्प और अपनी खुद की कर्स टेक्निक के कॉम्बिनेशन से, जो मूवी में क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया, और वो इन सारे स्पिरिट्स को डाई का ऑर्डर देकर एक्सरसाइज कर देता है। अब वापस टोक्यो चलते हैं जहां गोजो मिगेल के अगेंस्ट फाइट में बिजी होता है। मिगेल एक अफ्रीकन सॉर्सरर है और गोटो के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलोअर में से एक है। मिगेल का काम था गोजो को जितनी देर हो सके उतनी देर रोकना ताकि उसका बॉस रेका को कैप्चर करने का काम कंप्लीट कर सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि मिगेल इतनी देर तक गोजो के अगेंस्ट फाइट में कैसे सरवाइव कर पाया। इसका आंसर ये है कि उसके पास एक स्पेशल वेपन होता है जिसका नाम ब्लैक रोप है। ब्लैक रोप का इफेक्ट ये होता है कि वो किसी की कर्स टेक्निक को डिस्प्यूट या कैंसिल कर देता है। इस वजह से गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाता। एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि भले ही ब्लैक रोप को बनाने में डिकेड्स लगे थे, लेकिन इस फाइट के दौरान वो जल करके खत्म हो जाता है और मूवी के एंड तक लिटरली कुछ भी नहीं बचता। सेपरेटली एक नियर बाई लोकेशन पर गेटो के बाकी फॉलोअर्स कियोस क्रिएट कर रहे होते हैं और ये दो लड़कियां उसकी बेसिकली अडॉप्टेड चिल्ड्रन होती हैं। 10 साल पहले जब सुगुरु ने एक विलेज का मैसेकियर किया था,
उसका रीजन ये था कि उसने देखा था कि कुछ विलेजर्स मिमिको और नानाको को अब्यूज कर रहे थे। ये वही की ब्रेकिंग पॉइंट था जहां उसने सॉर्सरर्स के लीव्स को ह्यूमन के ऊपर रखने का डिसीजन लिया, और तब से वो दोनों उसी के साथ पले बड़े हैं। अब वापस गेटो पर आते हैं। जुजुत्सु हाई में वो डिसाइड करता है कि वो पर्सनली यूटा से खुद फाइट करेगा और एक वेपन निकालता है, प्लेफुल क्लाउड। और गेटो अपनी स्किल की वजह से इस वेपन का यूज करके रिका और यूटा दोनों को एक साथ होल्ड ऑफ कर लेता है। लेकिन एंड में यूटा अपने पोटेंशियल का एक और लेवल अनलॉक करता है जब वो विलन पर ब्लैक फ्लैश लैंड करता है। जैसे आप जानते हो, ब्लैक फ्लैश एक पावर अप है जो अटैक की स्ट्रेंथ को डबल से भी ज्यादा बढ़ा देता है, और इसके लिए एक अनबिलीवेबल लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। टोडो के अकॉर्डिंग ब्लैक फ्लैश तब होता है जब एक सॉर्सरर कॉन्टैक्ट के 0.00001 सेकंड के अंदर कर्स एनर्जी ऐड करता है। इतनी प्रिसीजन ही इस पावर को अनलॉक करने का सिर्फ एक तरीका है, इसीलिए दुनिया का कोई भी सॉर्सरर इसे जब चाहे तब यूज नहीं कर सकता। और जब हम ब्लैक फ्लैश की बात कर रहे हैं तो क्योटो में नानामी ने कर्स्ड स्पिरिट्स के अगेंस्ट लगातार 4 ब्लैक फ्लैश अनलीज किए और प्रोसेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसी वक्त टोडो क्योटो के एक और हिस्से में था जहां उसने अकेले ही एक स्पेशल ग्रेड कर्स के साथ साथ 5 ग्रेड 1 कर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी बिना किसी हेल्प के। और ये क्लियरली उसकी रेपुटेशन को बूस्ट करता है क्योंकि फ्यूचर में गेटो उससे मिलने से पहले ही जानता था। एनीवेज, वापस जुजुत्सु हाई आते हैं। ब्लैक फ्लैश फेस पर लगने के बाद रिकवर करते हुए गेटो रियलाइज करता है कि अब उसे होल्डिंग बैक बंद करना होगा। यूटा को एक बार और हमेशा के लिए मारने के लिए वो इस लेजेंडरी स्पेशल ग्रेड कर्स को समन करता है। कॉन्टेक्स्ट के बेस पर यह मानना सेफ है कि ये उसकी सबसे डेंजरस कर्स है। इसके बाद सुगुरु अपनी बची हुई सारी कर्सेस को कंबाइन कर देता है और प्योर कर्स एनर्जी का एक ब्लैक मास क्रिएट करता है। इस मूव को मैक्सिमम टेक्निक कहा जाता है, जो नाम के जैसे ही सजेस्ट करता है कि जब एक सॉर्सरर अपनी टेक्निक के मैक्सिमम पोटेंशियल को टैप करता है। गेटो के केस में ये 4000 कर्सेस की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और एक लेजेंडरी कर्स स्पिरिट का कॉम्बिनेशन होता है। ये किसी को भी क्रश करने के लिए काफी होता है, यूटा को भी उसकी करंट लेवल पर। उसके बावजूद जुजुत्सु काइसन मांगा में कंफर्म किया गया था कि हर सॉर्सरर के पास क्विकली इंप्रूव करने का एक मेथड होता है जो बाइंडिंग वो से रिलेटेड होता है। बाइंडिंग वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें तुम एक चीज सेक्रीफाइस करते हो ताकि बदले में कुछ गेन कर सको। और जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए सबसे फास्टेस्ट वे लेवल अप करने का यही होता है कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस के तौर पर ऑफर करो। ये रियलाइज करते हुए कि उसके पास गेटो की मैक्सिमम टेक्निक को डिफीट करने के लिए इनफ पावर नहीं है, यूटा अपनी लाइफ रिका को ऑफर कर देता है ताकि दोनों मर जाएं और आफ्टर लाइफ में साथ रह सके। एक्सचेंज में उसे उसकी अनलिमिटेड कर्स एनर्जी पर फुल कंट्रोल मिल जाता है जो इस पर्पल ऑर्ब के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। एक सेकंड बाद वो और गेटो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और जो एक्सप्लोजन होता है वो इतना इंटेंस होता है कि पूरे कर्स एनर्जी का एक मशरूम क्लाउड बन जाता है और पीछे एक जाइंट क्रैटर छोड़ देता है। आयरनिकली दोनों सॉर्सरर इस डेथ मैच से जिंदा बच जाते हैं। हाँ, ये कहना फेयर होगा कि सुगुरु को सबसे ज्यादा डैमेज होता है। जब वो बैटल से लिंप करते हुए दूर जा रहा होता है तब वो रिमार्क करता है कि रिको की पावर वर्ल्ड को चेंज कर सकती है और नेक्स्ट टाइम वो उसे अपनी कलेक्शन में ऐड करेगा। लेकिन भागने से पहले ही गोजो फाइनली स्कूल में आ जाता है। गेटो के एक्सप्रेशन से क्लियरली दिखता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब वो मरने वाला है। उनके फाइनल कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि गेटो के सारे फॉलोअर्स बिना कैप्चर हुए एस्केप कर गए थे। गोजो कंफर्म करता है कि उसे पता था कि इनुमाकी और पांडा गेटो से हार जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने ट्रस्ट किया कि उसका पुराना दोस्त उन्हें नहीं मारेगा। जब हम इस सीन को उनकी पुरानी क्लोजनेस के साथ कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये काफी सैड लगता है कि उनकी लाइफ्स इतनी ड्रास्टिकली डिफरेंट डायरेक्शन में चली गईं। स्कूल के टाइम पर गेटो हमेशा गुड नेचर हुआ करता था और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की केयर करता था। आज उसे इस पोजीशन में देखना शायद उन दोनों में से किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, लेकिन कम से कम ये मीनिंगफुल है कि गोजो उसका एग्जीक्यूशनर बनता है, ना कि यूटा जिसे वो बेयरली जानता है। जस्ट बिफोर गोजो उसे फिनिश करता है वो कुछ ऐसा कहता है जो ऑडियंस नहीं सुनती, लेकिन ऑथर के क्लूज के बेस पर यह लगता है कि उसने कहा होगा कि गेटो अब भी उसका वन एंड ओनली फ्रेंड है। इसके बाद गेटो को गोजो की लिमिटलेस कर्स एनर्जी से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। स्कूल के एक अलग पार्ट में कॉन्शियस यूटा होश में आता है। रिका के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था उसकी वजह से वो इस मोमेंट में फुल्ली एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो मर जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद रिका का स्पिरिट अपने आप अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है, पहली बार जैसी जब उसकी डेथ हुई थी।
गोजो तभी इस टाइम पर अराइव होता है और एक्सप्लेन करता है कि क्यों। 3 महीने पहले जब उन्होंने यूटा के पास्ट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, जुजुत्सु हाई को सच्चाई निकालने के लिए काफी कुछ छानबीन करना पड़ा। आखिर में उन्होंने डिस्कवर किया कि यूटा मितिसानी सुगुवारा का डिसेंडेंट है, जो 1000 ईयर पहले का एक लेजेंडरी जुजुत्सु सॉर्सरर था। मितिसानी सुगुवारा इंसेनली पावरफुल था। इसी वजह से प्रेजेंट डे में यूटा के पास किसी भी लिविंग ह्यूमन से ज्यादा कर्स एनर्जी है, गोजो से भी ज्यादा। लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली सॉर्सरर नहीं थी, उसे कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब रिका एक कार से हिट हुई, यूटा ने उसकी डेथ एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज कर दिया, और क्योंकि वो अनट्रेन्ड था तो उसकी कर्स एनर्जी अवेकन हो गई और उससे फ्लो होते हुए रिका को इस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरे वर्ड्स में रिका के पास जो अनलिमिटेड कर्स एनर्जी थी वो ओरिजिनली यूटा की थी, लेकिन जब उसने एक्सीडेंटली उसे कर्स बना दिया तब वो एनर्जी रिका में ट्रांसफर हो गई। लेकिन अब जब उसने अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली है और अपनी कर्स एनर्जी पर फुल कंट्रोल गेन कर लिया है, जो वो शुरू से अचीव करना चाहता था, यूटा ने कर्स ब्रेक करने के लिए जो कुछ जरूरी था वो सब कंप्लीट कर लिया। इसी वजह से रिका वापस नॉर्मल हो जाती है। नेचुरली यूटा को इस सब के लिए काफी गिल्टी फील होता है, लेकिन थैंकफुली रिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे उसने कर्स स्पिरिट के तौर पर अपना टाइम एंजॉय किया हो, और जब वो आफ्टर लाइफ की तरफ जा रही होती है तब वो यूटा को वार्न करती है कि वो जल्दी उसके पास ज्वाइन ना करे, ये इम्प्लाई करते हुए कि रिका चाहती थी कि वो एक लॉन्ग लाइफ जिए, चाहे इसका मतलब ये हो कि वो साथ में ना हो। इस इंसिडेंट के बाद यूटा जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट बना रहता है और उसके एग्जीक्यूशन का टॉपिक फिर कभी मेंशन नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीजन 1 में वो क्यों नहीं दिखा, जबकि उसके सारे क्लासमेट 2018 गुडविल इवेंट में थे। इसका आंसर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है, जहां यूटा मिगेल के साथ फॉरेन कंट्री में चिल करता हुआ दिखाया जाता है। तो ये था पूरा जुजुत्सु काइसेन मूवी एक्सप्लेन। अब यहाँ से सीजन 2 की शुरुआत होती है। स्टार्ट करते हैं हम टाइमलाइन के बिगिनिंग से, जो एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है जब गोजो सिर्फ 16 साल का था। इस एज में उसकी स्किल सीजन 1 वाले गोजो के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी। फॉर एग्जांपल, गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन नहीं था, वो रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करना नहीं जानता था, मतलब वो कर्स टेक्निक रिवर्सल या हॉलो पर्पल भी यूज नहीं कर सकता था। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, वो फिर भी जुजुत्सु हाई का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, अपने क्लासमेट सुगुरु गेटो के साथ। गोजो के अनलाइक, गेटो एक नॉर्मल नॉन सॉर्सरर फैमिली से आता था, लेकिन किसी मिरेकल की वजह से वो हिस्ट्री का सबसे एडेप्टेबल कर्स टेक्निक के साथ बॉर्न हुआ था। इस पावर का नाम था कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, और इससे गेटो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्स एब्जॉर्ब कर सकता था, इंक्लूडिंग पावरफुल स्पेशल ग्रेड से, और उन्हें अपनी पर्सनल आर्मी की तरह कंट्रोल कर सकता था। हाँ, इस टेक्निक के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, जिनके बारे में बाद में एक्सप्लेन होगा, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ कर्स ऑब्जर्व करने की प्रोसेस पर फोकस करना है। गेटो के अकॉर्डिंग हर कर्स का टेस्ट ऐसा होता था जैसे वॉमिट साफ करने वाला गीला कपड़ा। फिर भी वो ये सेक्रीफाइस करने को रेडी था, और इसके 2 रीजन थे। रीजन 1, सुगुरु मानता था कि सोसाइटी में स्ट्रांग लोगों को वीक लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इसीलिए वो अपनी एबिलिटी नॉन सॉर्सरर्स को बचाने के लिए यूज करना चाहता था। रीजन 2, भले ही कोई उसके कर्स खाने वाले एक्सपीरियंस को रिलेट ना कर पाए, लेकिन गोजो के साथ उसकी फ्रेंडशिप की वजह से गेटो कभी अकेला फील नहीं करता था। सैडली एक दिन सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है जब स्टूडेंट्स को एक टीनेज गर्ल को रेस्क्यू करने के मिशन पर भेजा जाता है। जुजुत्सु वर्ल्ड में रिको अमानाई पर कई असैसिन्स अटैक कर रहे थे, पर इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री थी। एटलीस्ट 1500 साल पहले, शायद उससे भी पहले, एक सॉर्सरर पैदा हुई जिसका नाम तेंगन था, जिसके पास एक ऐसी टेक्निक थी जो उसे इमॉर्टल बनाती थी। इस इमॉर्टलिटी का डाउनसाइड ये था कि वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह बुढ़ी होती रही, और इवेंचुअली ये एक प्रॉब्लम बन गया। 500 साल बाद उसकी टेक्निक इवॉल्व होकर के उसे नॉन ह्यूमन बनाने लगी, और ये डेंजरस था क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता तो वो कंट्रोल खो सकती थी और मैनकाइंड डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसे प्रिवेंट करने के लिए हर 500 साल में तेंजन अपनी बॉडी की एज रीसेट करती थी बाय मर्जिंग विथ अनदर पर्सन। ये मर्जर्स ही वजह है कि वो इतने टाइम तक ह्यूमन बनी रही, लेकिन ये किसी रैंडम पर्सन के साथ नहीं हो सकता। टेंजन के साथ मर्ज करने के लिए कंपैटिबल डीएनए चाहिए होता है, और ऐसे रेयर लोगों को स्टार प्लाज्मा वेसल कहा जाता है। 2006 में रिको इस जनरेशन की स्टार प्लाज्मा वेसल थी। जैसे मैंने कहा, उसे मारने के लिए असैसिन्स आए थे। फर्स्ट ग्रुप का नाम था क्यू, जो तेंजन को फोर्सफुली एवॉल्व करवा के जुजुत्सु सोसाइटी चेंज करना चाहते थे। सेकंड ग्रुप था टाइम वेसल एसोसिएशन, जो मोस्टली नॉन सॉर्सरर थे और तेंजन को वर्शिप करते थे।
उनके लिए तेंजन एक गॉड थी और वो नहीं चाहते थे कि उनका गॉड किसी नॉर्मल ह्यूमन के साथ मर्ज हो। इसीलिए उन्होंने एक असैसिन हायर किया जिसका नाम था तोजी फुशिगुरो, जिसका काम था रिको को मर्डर से पहले ही टर्मिनेट करना। तोजी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसका डैड जेनिन क्लैन का लीडर था, लेकिन तोजी ने ईयर्स ऑफ अब्यूज के बाद फैमिली छोड़ दी। जेनिन क्लैन ने उसे बुली किया क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, क्योंकि वो अर्थ पर एक लौता नॉन इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। जनरली टॉप सॉर्सरर्स के पास माउंटेन ऑफ कर्स एनर्जी होती है और इवन नॉन सॉर्सरर्स के पास भी थोड़ी सी होती है, इसीलिए तोजी क्लैन के लिए ये एक एम्बैरेसमेंट था। लेकिन जेनिन ये समझ नहीं पाए कि जीरो कर्स एनर्जी के बदले में तोजी को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और शार्प सेंसेस मिले थे जो उसे कर्स देखने लायक बनाते थे। ये गिफ्ट उसे एक्सट्रीमली डेंजरस बनाते थे, लेकिन रिको को मारने के लिए उसे फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर टीम को क्रॉस करना था। मिशन मिलने के कुछ ही घंटों में गेटो ने क्यू के एसोसिएशन अटेम्प्ट से रिको को बचा लिया और गोजो ने उनके बेस्ट सोल्जर को डिफीट करके ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ दिया। यहाँ से प्लान था रिको को सेफली जुजुत्सु हाई ले जाने का, लेकिन सब कुछ तब बिगड़ने लगता है जब वो अपने स्कूल फ्रेंड को एक लास्ट टाइम मिलना चाहती थी। ये अलाउ इसीलिए किया गया क्योंकि तेंजन ने ऑर्डर दिया था कि जब तक मर्जर 2 दिन बाद शेड्यूल है तब तक रिको जो चाहे कर सकती है। प्रिडिक्टेबली स्कूल में भी असैसिन्स अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार वो किलर तोजी के हायर किए होते हैं। तोजी जानता था कि अगर गोजो फुल स्ट्रेंथ में होता तो उसके टारगेट के पास जाना इम्पॉसिबल होता, इसलिए गोजो के स्टेमिना कम करने के लिए उसने 30 मिलियन येन का रिवॉर्ड अनाउंस किया जो भी 2 दिन के अंदर रिको को मार दे। इस प्लान का जीनियस साइड ये था कि फर्स्टली तुम्हारे लिए काफी लोग लड़ते हैं और तुम्हें उन्हें पे भी नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका हारना गारंटेड होता है। सेकेंडली, बाउंटी की एग्जिस्टेंस ने गोजो को इतना पैरानॉइड कर दिया कि रिको की सेफ्टी के कंसर्न में वो 2 रात तक सोया ही नहीं। इसका मतलब ये था कि मर्जर के दिन तक वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था और जब बाउंटी फाइनली एक्सपायर हुई तो उसने सोचा कि अब गार्ड डाउन करना सेफ है। यही वो मिस्टेक थी जिसकी वजह से तोजी उसे सरप्राइज में पकड़ पाया और इस सीन में एक काफी टेक्टिकल फाइट के बाद गोजो मर जाता है। इस टाइम जुजुत्सु हाई के काफी नीचे रिको मर्जर के लिए ऑलमोस्ट रेडी थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड में उसे एक चॉइस दी गई। जैसा हम जानते हैं, स्टार प्लाज्मा बनना एक बड़ा सेक्रीफाइस है क्योंकि इसका मतलब होता है एक बच्चे से उसकी पूरी लाइफ छीन लेना ताकि तेंजन को एक नया बॉडी मिल सके। शुरू से ही गोजो और गेटो इस आइडिया के बिगेस्ट फैन नहीं थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिको को सपोर्ट करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो तेंजन से भी लड़ेंगे अगर रिको मर्ज करना नहीं चाहे। जब रिको के सामने नॉर्मल लाइफ का ऑप्शन रखा गया तो रिको ने घर वापस जाने का डिसीजन लिया, लेकिन ये मोमेंट तब रूइन हो गया जब तोजी वहां आ गया और उसने रिको को मार दिया। हाँ, ये बंदा अपने काम में सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद गेटो और असैसिन्स के बीच एक इपिक बैटल होती है और इस फाइट में हमें कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, तोजी इतना ग्रेट हिटमैन इसीलिए था क्योंकि उसके पास वेपन का एक जबरदस्त कलेक्शन था जो कर्स टेक्निक्स को नेगेटिव कर सकता था, उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट कर सकता था और डायरेक्टली सोल को कट कर सकता था। ये सारे टूल एक छोटे से कर्स स्पिरिट के अंदर स्टोर थे जिसे तोजी ने टेम कर रखा था, लेकिन गेटो के पर्सपेक्टिव से उसने एज्यूम किया कि वो उस कर्स स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लेगा। सैडली जो बात उसे उस टाइम पता नहीं थी कि रेयर केसेस में जब एक कर्स स्पिरिट का कोई मास्टर होता है तो उस कर्स को तब तक एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता जब तक मास्टर डिफीट ना हो। इस मिसकैलकुलेशन की वजह से गेटो बुरी तरह से तोजी के हाथों रिप हो गया और सिर्फ इसीलिए जिंदा बचा क्योंकि अगर वो मर जाता तो उसके अंदर के सारे कर्सेस रिलीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली तोजी उस मेस को हैंडल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो जुजुत्सु हाई छोड़ देता है और रिको की बॉडी को उस टाइम वेसल एसोसिएशन के पास ले जाता है। वहां उसका प्रॉमिस्ड पैसा मिलता है और ऊपर से एक बोनस भी, लेकिन निकलते वक्त उसे गोजो कन्फ्रंट करता है। एज इट टर्न्स आउट जब सातोरू मौत के बिल्कुल करीब था उसने अपनी पूरी एनर्जी रिवर्स कर्स टेक्निक सीखने में लगा दी। हल्का सा दोबारा याद दिला देता हूँ, रिवर्स कर्स टेक्निक में तुम नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हो ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जो बॉडी को रिपेयर कर सके और कर्स टेक्निक को फ्यूल करे। अपनी लाइफ लाइन पर होने की वजह से गोजो ने फाइनली समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, जिसकी वजह से वो अपनी इंजरीज हील कर पाया और जुजुत्सु का एक नया लेवल अवेकन हो गया। इसी अपग्रेड की वजह से वो तोजी को हॉलो पर्पल से डिस्ट्रॉय कर पाया। लेकिन मरने से पहले असैसिन्स ने एक इंटरेस्टिंग बात रिवील की। कॉन्टेक्स्ट के लिए,
4 साल पहले तोजी की वाइफ ने एक बेटा पैदा किया था जिसका नाम मेगुमी था, लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद तोजी कंप्लीटली पागल हो गया और पैसा कमाने के लिए उसने अपने बेटे को जेनिन क्लैन को बेचने का डिसीजन लिया। डील ये थी कि जब मेगुमी की कर्स टेक्निक अवेकन होगी तब उसे जेनिन क्लैन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन डीप डाउन तोजी जानता था कि वहां ग्रो अप करना एक नाइटमेयर होगा। इसीलिए अपनी लास्ट चांस में अपनी गलती सुधारने के लिए उसने गोजो से ये बता दिया, होपिंग कि वो इंटरफेयर करे। अब वापस गेटो पर आते हैं। कॉन्शियसनेस रिगेन करने के बाद वो भी टाइम वेसल एसोसिएशन गया, जहां रिको के मर्डर को फॉलोअर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। इस मोमेंट पर गोजो टेम्पेड था कि सबको वहीं वाइप आउट कर दे, लेकिन सुगुरु ने उसे रोक लिया और कहा कि इसका कोई पॉइंट नहीं है। इवन तो गेटो भी इन लोगों से उतना ही डिस्गस्टेड था। उन्हें मारना उसका बिलीफ के अगेंस्ट होता, क्योंकि वो मानता था कि सॉर्सरर्स को वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वैसे इस मिशन के बाद गेटो के बिलीफ और लाइफ अगले 1 साल में ड्रास्टिकली चेंज होने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल, जब गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक सीख कर उसे सरप्राइज कर लिया तो दोनों ने एक टीम में काम करना बंद कर दिया। अब सातोरू अकेला मिशन पर जाता था क्योंकि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी और गेटो को लेस इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हैंडल करने पड़ते थे। ग्रेजुअली इस सब की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल कोलैप्स हो गई। ज्यादातर दिन वो अकेला ही होता था, सिर्फ कोर्सेस खाता रहता था और सोचने लगता था कि वो ये सब क्यों ही कर रहा है। ओरिजिनली उसका गोल नॉन सॉर्सरर्स को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन एक्सपीरियंस से उसे समझ आ गया कि काफी लोग एक्चुअली प्रोटेक्शन डिजर्व ही नहीं करते। अपने डिप्रेशन के पीक पर 2007 में सुगुरु की एक लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशन होती है यूकी सुकुमो के साथ। यूकी गोजो के बाद सबसे पावरफुल सॉर्सरर थी और उसका सपना था कि एक ऐसी दुनिया बनाना जहां कर्स स्पिरिट एग्जिस्ट ही ना करें। अगर आपको हल्का सा याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कर्सेस नॉर्मल लोगों से लीक होने वाली कर्स एनर्जी से बनती है। इसीलिए यूकी ने एक थ्योरी दी कि अगर कर्सेस को खत्म करना है तो या तो कर्स एनर्जी को दुनिया से कंप्लीटली हटा दो ताकि सब लोग तोजी जैसे हो जाएं, या फिर मैनकाइंड को कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दो ताकि कोई लीकेज ही ना हो। इस डिस्कशन के दौरान गेटो ने रियलाइज किया कि एक थर्ड ऑप्शन भी है, सारे नॉन सॉर्सरर्स को एक्सटर्मिनेट कर दो। यूकी ने यह भी माना कि ऑनेस्टली ये ऑप्शन सबसे ज्यादा इजी है। साइड नोट के तौर पर उसने ये भी रिवील किया कि रिको का मर्जर ना होने के बाद भी तेंजन ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट नहीं बनी जैसे सबको डर था। शॉर्टली आफ्टर दिस मीटिंग जुजुत्सु हाई का एक यंग स्टूडेंट एक मिशन में मर जाता है और नानामी बेयरली बच पाता है। एक बार फिर सुगुरु सोचने लगता है कि क्या इतना सफरिंग सिर्फ नॉन सॉर्सरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्थ इट है। सितंबर 2007 में गेटो फाइनली स्नैप कर जाता है और एक पूरे नॉन सॉर्सरर विलेज का मैसेकेयर कर देता है, सिर्फ 2 छोटी लड़कियों को छोड़कर जो कर्सेस देख सकती थी। उस दिन के बाद वो उन्हें अपने बच्चों की तरफ पालने लगता है और जुजुत्सु हाई से सारे टाइज तोड़ देता है। जब गोजो उसे कन्फ्रंट करता है तो सुगुरु एक्सप्लेन करता है कि उसका विजन एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जहां सिर्फ सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करें। उसे पता था कि ये पॉसिबल है क्योंकि गोजो खुद ये करने की पोटेंशियल रखता है। दूसरे शब्दों में, अगर गेटो गोजो जितना स्ट्रांग बन जाए तो नॉन सॉर्सरर्स को वाइप आउट करना काफी इजी हो जाएगा। इसी पॉसिबिलिटी की वजह से सुगुरु ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सातोरू इवेंचुअली तोजी के जेनिन क्लैन वाले डील को कैंसिल करवा देता है और इंस्टेड अरेंजमेंट कराता है कि मेगुमी और उसकी स्टेप सिस्टर का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो फुसिगुरो को एक पावरफुल अलाई बनाना चाहता था। मीनवाइल गेटो ब्रूट फोर्स यूज करके टाइम वेसल एसोसिएशन के बचे खुचे लोगों पर कब्जा कर लेता है। इस मूव से उसे मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्स मिलते हैं और अगले कई सालों तक वो अपने बिलीफ शेयर करने वाले फॉलोअर्स कलेक्ट करते रहता है। 2017 तक गेटो और उसके मिनियंस ने पूरी नॉन सॉर्सरर्स को एरिडेक्ट करने की डायरेक्शन में पहला स्टेप लिया, जो कि हमने जुजुत्सु काइसेन की मूवी जीरो में देखा ही। तो चलो अब 10 महीने आगे फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं, जब गोजो ने अपने स्टूडेंट को एक मिशन पर भेजा। अगर याद हो, सीजन 1 के एंड पर शिबुया इंसिडेंट आर्क में सातोरू को लगता था कि जुजुत्सु हाई के अंदर एक ट्रेटर है, क्योंकि माहितो के ग्रुप के पास क्लियरली इनसाइड इंफॉर्मेशन थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद प्राइम सस्पेक्ट मेकामारू निकला, जो वो स्टूडेंट था जिसे हमने पहली बार गुडविल इवेंट में देखा था। उस टाइम मेकामारू, जिसका रियल नेम कोकिची मूटा था, उसने रिवील किया कि वो कांस्टेंट पेन में रहता है और अपनी लेग यूज नहीं कर सकता और उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि हल्का सा लाइट टच भी उसे स्टिंग करता था। इस वजह से उसका रियल बॉडी कभी अपने सीक्रेट बेस से बाहर ही नहीं आता।
हाउएवर उसकी टेक्निक उसे पपेट्स के थ्रू कम्युनिकेट करने देती थी। मेगुमी की क्लास का मिशन था रियल कोकिची से कुछ क्वेश्चन पूछना, तो क्लियरली दिखा कि उन्हें एक फेक लोकेशन पर भेजा गया था। ये खुद में प्रूफ था कि वो कुछ छुपा रहा है। मेकामारू के एक्चुअल बेस पर गेटो और माहितो उसे मिलने आते हैं। एज इट टर्न्स आउट कुछ महीने पहले इन तीनों के बीच एक बाइंडिंग वो बना था, जो सॉर्सरर्स के बीच एक अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। डील ये थी कि कोकिची अपनी पपेट के थ्रू उनके लिए इंटेल गैदर करेगा, जिससे ये एक्सप्लेन होता है कि सीजन 1 में कर्सेस को गोजो के मूवमेंट कैसे पता थे। इन एक्सचेंज माहितो ने एग्री किया था कि वो मेकामारू को कंप्लीटली हील करेगा। याद रखो, क्योंकि कोकिची हेवेनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक नहीं किया जा सकता था, वरना स्कूल ये काम कब का कर चुका होता। माहितो डिफरेंट है क्योंकि उसकी टेक्निक सोल को रीसेप कर सकती है, और सिर्फ एक टच से उसने मेकामारू को पीक फिजिकल कंडीशन में ला दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि हील होने के तुरंत बाद वो एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों करने लगे, जिसकी वजह कोकिची खुद है। बाकी ह्यूमंस अनलाइक जो माहितो के साथ काम करते थे, कोकिची कभी इविल नहीं था। इनफैक्ट उसने ओपनली कहा था कि उसके लिए माहितो सिर्फ स्कम था। उसके लिए बस एक ही चीज मैटर करती थी, हेल्दी होना, ताकि वो फाइनली अपने दोस्तों से मिल सके। इसीलिए बाइंडिंग वो सिर्फ बिजनेस था। जैसे ही माहितो ने उसे हील किया, वो कंप्लीट हो गया, और उस मोमेंट के बाद दोनों साइड फ्री थी जो चाहे वो करने के लिए। आइडियल वर्ल्ड में यहाँ पर मेकामारू एस्केप करता और गोजो को विलेंस के प्लान के बारे में वार्न करता, लेकिन गेटो ने पूरे एरिया को कर्टन से सराउंड कर दिया। क्विक रिमाइंडर, कर्टन कर्स एनर्जी से बना एक बैरियर होता है जो लोगों को एंटर करने से और एस्केप करने से रोक सकता है। गेटो के कर्टन ने मेकामारू के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय फाइट करने के, और सिचुएशन और भी बुरी हो गई क्योंकि वो हेल्प के लिए कॉल भी नहीं कर सकता था, सिंस कर्टन सिग्नल को इंटरफेयर करते हैं। अकेले होने की वजह से मेकामारू के चांसेस एक स्पेशल ग्रेड कर्स और एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स को हराने के बहुत कम थे। एक्चुअली गेटो इतना अनथ्रेटन था कि उसने फाइट करना भी जरूरी नहीं समझा और बस माहितो को थोड़ा फन करने दिया। फेयरली स्पीकिंग, मेकामारू की स्ट्रेटजीज ने फाइट को थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी मोमेंट गेटो और भी ज्यादा स्पेशल ग्रेड कर्स समन कर सकता था। उसका होल्ड बैक करना और कुछ ना करना ही वजह थी जिसकी वजह से लगता था कि जैसे कोकिची के पास चांस है। रियलिटी में उसका एस्केप करना कभी पॉसिबल ही नहीं था। माहितो के उसे मारने के बाद उसने कंफर्म किया कि फाइट दिखने में जितनी डेंजरस लग रही थी, असल में उतनी थी ही नहीं। मेकामारू के मरने के बाद अब कोई भी उनके प्लान को स्पॉइल करने वाला नहीं बचा था। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन करता हूं कि उनका प्लान एक्चुअल था क्या। सीजन 1 में हमने सीखा था कि माहितो के ग्रुप का गोल कर्सेस को ह्यूमन की जगह प्लैनेट की डोमिनेंट लाइफ फॉर्म बनाना था। इसके लिए सबसे पहले उन्हें सातोरू गोजो से छुटकारा पाना था, क्योंकि जब तक वो जिंदा है कर्सेस का टेक ओवर इम्पॉसिबल है। इनिशियली जोगो को ये बात बिलीव नहीं हुई, इसलिए उसने पर्सनली गोजो को मारने की कोशिश करी, लेकिन उस बीट डाउन के बाद उसे समझ आ गया कि गोजो इनविंसिबल है। इसलिए उसे मारने की जगह गेटो ने प्रपोज किया कि उसे सील कर दिया जाए। स्पेशली गेटो के पास एक ऑब्जेक्ट था जिसे प्रिजन रेल्म कहते हैं, जो किसी को भी सील कर सकता है अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, जिन्हें बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि प्रिजन रेल्म को काम करने के लिए कर्सेस को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी थी जहां गोजो आइसोलेटेड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो और अपनी फुल पावर यूज ना कर पाए। यहाँ से हम पहुंचते हैं शिबुया, अक्टूबर 31 की रात, जब हजारों लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे। एग्जैक्टली 7 PM पर माहितो के ग्रुप ने एक मैसिव कर्टन खड़ा कर दिया जो सिविलियंस को अंदर ट्रैप कर लेता है। इस बैरियर का एक साइड इफेक्ट ये था कि फोन सिग्नल कंप्लीटली ब्लॉक हो गए। शुरू में लोगों को ज्यादा कुछ गलत नहीं लगा क्योंकि ये बैरियर ज्यादातर नॉन सॉर्सरर्स को दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और ज्यादा लोग रियलाइज करने लगे कि वो बाहर नहीं जा सकते और सिग्नल के बिना वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर किसी रैंडम आदमी के थ्रू लोगों को बताया गया कि उनके एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सातोरू गोजो को शिबुया में लाना। ऑब्वियसली वहां कोई नहीं जानता था कि गोजो कौन है, लेकिन एस्केप के लिए लोग कर्टन के एज पर जा करके उसका नाम चिल्लाने लगे। जब जुजुत्सु हाई को ये सब पता चला तो हायर अप्स ने सातोरू को खुद प्रॉब्लम फिक्स करने का ऑर्डर दिया। 8:31 PM पर वो फाइनली सीन पर पहुंचता है। इस कर्टन की नेचर ऐसी थी कि सिविलियंस ट्रैप थे, लेकिन सॉर्सरर्स फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकते थे। स्पीकिंग ऑफ सॉर्सरर्स, बैरियर के बाहर हेडक्वार्टर ने 4 सेपरेट टीम भेजी थी
जिन्हें फिलहाल कुछ ना करने का ऑर्डर था। अराइवल के 7 मिनट बाद गोजो नोटिस करता है कि विलेंस ने शिबुया ट्रेन स्टेशन के अंदर एक और कर्टन क्रिएट कर दिया है। ऊपर वाले बैरियर की तरह ये नया कर्टन भी नॉन सॉर्सरर्स को ट्रैप कर लेता है, स्पेशली ट्रेन प्लेटफॉर्म के आसपास। इसका मतलब ये था कि अगर सातोरू नीचे जाता तो वो हर साइड से सिविलियन से सराउंड होता, और इसी वजह से वो रेड, ब्लू या हॉलो पर्पल यूज नहीं कर सकता था। ऊपर से वो डोमेन एक्सपेंशन भी यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि जो लोग डोमेन के अंदर होते वो इंस्टेंटली मर जाते और जो बाहर रहते वो उसके बैरियर और प्लेटफॉर्म के बैरियर के बीच क्रश हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में ये कर्टन क्लियरली गोजो की पावर लिमिट करने के लिए एक ट्रैप था। इस सब के बावजूद वो नीचे जाता है सिर्फ सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। 8:40 PM पर उसका सामना होता है जोगो, हानामी और चोसो से, जो उसके सामने ही नॉन सॉर्सरर्स को मारना शुरू कर देते हैं। इसका पर्पस था गोजो का पूरा फोकस लोगों को बचाने और कर्सेस से लड़ने में लगा देना। प्लान ये था कि अगर वो कम से कम 20 मिनट तक ये डिस्ट्रैक्शन चला पाए तो गेटो बाकी का हैंडल कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली आधे घंटे से ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी गेटो वहां नहीं आता। तब तक गोजो हानामी को कंप्लीटली क्रश करके मार चुका होता है। इस टाइम जोगो एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है और सिर्फ भाग करके क्राउड में छुपने की वजह से ही जिंदा बच पाता है। गेटो के लेट होने के रीजन ये था कि उसे लगता था कि गोजो अभी भी काफी रिलैक्स्ड है, लेकिन ये तब चेंज होता है जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। इस ट्रेन के अंदर माहितो होता है और उसके साथ 1000 ट्रांसफिगर ह्यूमंस जो पहले नॉर्मल लोग थे, जिन्हें उसकी टेक्निक ने मॉन्स्टर बना दिया था, जो और कियोस क्रिएट करता है। उसमें डजन्स नॉन सॉर्सरर्स भी इन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के हाथों स्लॉटर हो जाते हैं और गोजो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाता है। एक साइड वो डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर सकता था, जिससे वो इजिली माहितो, गोजो और सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता, लेकिन इसका डाउनसाइड ये था कि उसके आसपास के सारे सिविलियन सेक्रीफाइस हो जाते हैं, और ये वो चीज थी जिसके लिए गोजो रेडी नहीं था। इसी वजह से सातोरू को क्रिएटिव होना पड़ा और पहली बार उसने अपना डोमेन सिर्फ 0.2 सेकेंड के लिए एक्सपेंड किया। जैसा हम जानते हैं, नॉर्मली इन्फिनिट वॉइड ब्रेन को अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन से फ्लड कर देता है, लेकिन क्योंकि डोमेन इतना शॉर्ट था, लोगों के दिमाग में सिर्फ लगभग 6 महीने वर्थ की इंफॉर्मेशन गई। ये इतना काफी था कि सारे ह्यूमंस पैरालाइज हो जाएं बिना परमानेंट डैमेज के। लेकिन गोजो को लगता था कि कर्सेस किसी भी मोमेंट वेकअप हो सकते हैं, इसीलिए उसने डायरेक्ट फाइट करने की बजाय उसने अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने में लगा दी। 5 मिनट तक गोजो ने रैम्पेज मचाया और रफली 3 या 4 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस पर सेकंड मारता गया। इतना सब करने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं था, और यही परफेक्ट मोमेंट था गेटो के लिए प्रिजन रेल्म यूज करने का। जैसे मैंने पहले बताया था, इस ऑब्जेक्ट के काम करने के लिए 2 कंडीशन होते हैं। पहली, टारगेट 4 मीटर के अंदर होना चाहिए, और दूसरी, टारगेट को वहां 1 मिनट तक रुकना होता है, या दूसरे शब्दों में 60 सेकंड वर्थ की इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में फ्लो होनी चाहिए। इसीलिए प्रिजन रेल्म गोजो के पास फेंकने के तुरंत बाद गेटो फाइनली अपीयर होता है। याद रखो, लास्ट टाइम ये दोनों मिले थे लगभग 1 साल पहले, जब जेजेके मूवी के इवेंट में सातोरू ने उसे मार दिया था। इसीलिए गेटो को यहाँ खड़े देखना गोजो के लिए एक मैसिव शॉक था। इससे भी ज्यादा इस मोमेंट ने सालों के मेमोरीज गोजो के दिमाग में फ्लड कर दी। ये मेमोरीज का अमाउंट इजिली 1 मिनट रूल को क्रॉस कर गया, और बस इसी तरह सातोरू इस स्पेशल ग्रेड ऑब्जेक्ट में सील हो गया। इंटरेस्टिंगली, सील होने के जस्ट पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवील मिलता है कि गेटो अभी भी जिंदा कैसे था। ये पता चलता है कि जब गोजो ने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा था, उसने बॉडी को सोको को नहीं दी, जो जुजुत्सु हाई की डॉक्टर है। 2006 में सोको उनकी क्लासमेट थी, इसीलिए पॉसिबल है कि कंपैशन के चलते गोजो ने उसे गेटो की लाश डील करने से बचाया हो। ये सिर्फ एक थ्योरी है। एक और थ्योरी ये भी हो सकती है कि वो नहीं चाहता था गेटो के बॉडी का डिसेक्ट हो। पॉइंट ये है कि गेटो का बॉडी कभी नष्ट नहीं हुआ, इस चीज ने किसी और को बॉडी चुराने का मौका दे दिया। और जो सबसे क्रेजी बात है, वो पर्सन हमें पहले से ही पता था। अगर आपको थोड़ी देर पहले की स्टोरी याद होगी तो आपको पता होगा, एक सॉर्सरर नोरितोशी कामो, जो वो मैड साइंटिस्ट था जिसने हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स्ड हाइब्रिड बनाए थे। उसी कर्स्ड टेक्निक में से एक थी किसी और के बॉडी का टेक ओवर करना, लिटरली ब्रेन स्विच करके। गेटो की बॉडी में स्विच करके नोरितोशी को कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन मिल गई, जो उसके सीक्रेट प्लान के लिए बहुत जरूरी थी।
जब ये सब हो रहा था उसी टाइम 4 सॉर्सरर टीम में से एक ऑलरेडी गोजो की लोकेशन की तरफ जा रही थी। इस टीम में ग्रेड 1 सॉर्सरर में मेमे और उसका यंग ब्रदर यूयुई और यूजी थर्ड विलिंग कर रहा था। बाकी टीम को कुछ ना करने का ऑर्डर था, लेकिन मेमे की टीम ऑलरेडी कर्सेस और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से फाइट कर रही थी मेजिसरिन स्टेशन पर। मेजिसरिन स्टेशन शिबुया से एक स्टॉप दूर है और वहीं माहितो मौजूद था ट्रेन में चढ़ने से पहले, जो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भरी हुई थी। तब से मेमे की टीम उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही गोजो सील हुआ यूजी को अचानक मेकामारू का मैसेज मिला। टेक्नोलॉजी और जुजुत्सु को कंबाइन करके कोकिची ने अपनी डेथ से पहले एक प्रोग्राम लिखा था जो सिर्फ तब तक एक्टिवेट होता जब गोजो सील होता। रिजल्ट ये था एआई जैसे रोबोट जिनमें उसकी मेमोरीज थी और लिमिटेड टाइम के लिए वो बात कर सकते थे। मेमे की टीम को कन्विंस करने के बाद वो एक्चुअली उनके साइड में था। मेकामारू ने रिवील किया कि अब शिबुया स्टेशन के अराउंड एक नया कर्टन लग चुका है। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये न्यू बैरियर सारे सॉर्सरर्स को एंटर करने से रोक रहा था। मतलब मेमे की टीम गोजो तक पहुंच ही नहीं सकती थी। इसी वजह से यूजी सरफेस पर वापस गया। उसका मिशन था इस न्यू कर्टन को डिस्ट्रॉय करना और साथ ही एलाइज गैदर करना। मीनवाइल शिबुया स्टेशन के अंदर विलन्स के बीच एक पोलाइट डिसएग्रीमेंट हो रही थी कि आगे क्या किया जाए। जोगो के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्सेस के टॉप पर रहने के लिए सुकुना को वापस लाना जरूरी था। उसका मानना था कि सुकुना इतना इविल और कियोटिक है कि अगर उसने यूजी का कंट्रोल ले लिया तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का एंड हो सकता है। बाय कॉन्ट्रास्ट माहितो और चोसो दोनों यूजी को मारना चाहते थे अपने पर्सनल रीजन की वजह से। माहितो के केस में उसका मानना था कि सुकुना हो या ना हो, कर्सेस फिर भी ह्यूमैनिटी को ओवरथ्रो कर सकते हैं, इसलिए इतादोरी जिंदा रहे या मरे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से लास्ट इनकाउंटर के बाद वो बस यूजी को मारना चाहता था। चोसो के केस में वो यूजी को अपने ब्रदर्स का बदला लेने के लिए किल करना चाहता था, जो पिछले सीजन में गोजो के स्टूडेंट के हाथों मारे गए थे। अग्रीमेंट ना होने पर कर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए और जो पहले इतादोरी को ढूंढ लेगा वही उसका फेट डिसाइड करेगा। यूजी की बात करें तो वो अब टीम अप कर चुका था इनो, जो एक सेकेंड ग्रेड सॉर्सरर है, और मेगुमी के साथ, ताकि उस कर्टन को डिस्ट्रॉय कर सके जो सॉर्सरर्स को रोक रहा था। कॉन्टेक्स्ट के लिए इस कर्टन का सोर्स 3 तलिस्मैन थे जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे ग्रैनी, ओगामी और जीरो अवासाका। 80s में ये दोनों जुजुत्सु यूज करके सक्सेसफुली क्रिमिनल बने थे, लेकिन गोजो के बर्थ के बाद सब कुछ डाउनहिल चला गया। स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के एग्जिस्टेंस ने ऐसे लोगों को अंडरग्राउंड जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि गोजो के सामने खड़े होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने गेटो यानी नोरितसी कामो के साथ काम किया, क्योंकि गोजो को सील करने के बाद वो फिर से फ्रीली क्रिमिनल्स की तरह एक्ट कर सकते थे। मेगुमी के हाई आईक्यू बैटल की वजह से वो और यूजी जीरो को हरा देते हैं, चाहे उसकी कर्स टेक्निक कितनी भी ट्रिकी हो। इस प्रोसेस में फाइनल टेलिस्मैन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और 10:04 PM पर सॉर्सरर्स को ब्लॉक करने वाला कर्टन गिर जाता है। ये मोमेंट सेलिब्रेटरी होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनो मर जाता है। शॉर्ट में समझाऊं तो ग्रैनी ओगामी की टेक्निक उसे या किसी और को किसी डेड पर्सन में सेफ शिफ्ट करने का ऑप्शन देती है। क्रूशियल पॉइंट ये है कि वो पर्सन डेड होना चाहिए, और इस केस में ओगामी ने अपने ग्रैंडसन को तोजी जेनिन में ट्रांसफर कर दिया। इससे उस ग्रैंडसन को तोजी के सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स मिल गए और कुछ सेकंड में ही उसने इनो को क्रश कर दिया और बिल्डिंग से फेंक दिया। इनो के डाउन होने के बाद सॉर्सरर्स को अपना प्लान रीथिंक करना पड़ा। मेगुमी इनो के लिए हेल्प लेने चला गया, जबकि यूजी अकेला शिबुया स्टेशन की तरफ बढ़ा। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो वहां पहुंचता है, चोसो ऑलरेडी वहां होता है और इंस्टेंटली उनका फाइट टू द डेथ स्टार्ट हो जाता है। चोसो की कर्स टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है, जो तुमने नोटिस की होगी क्योटा स्कूल के नोरितोसु जैसी ही है। मेन डिफरेंस ये है कि चोसो हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स्ड स्पिरिट है, इसीलिए जब तक उसके सिस्टम में कर्स्ड एनर्जी है वो कभी ब्लड से खत्म नहीं होता। मतलब वो एंडलेसली ब्लड जनरेट कर सकता है, जिस वजह से उसके अटैक्स नोरितोसी से काफी ज्यादा एडवेंचरस होते हैं। इसके ऊपर वो नेचुरली ज्यादा टैलेंटेड सॉर्सरर है और फाइट के दौरान वो यूजी के टैक्टिक्स को जल्दी अडेप्ट और काउंटर कर लेता है। यूजी को अनकॉन्शियस करने के बाद चोसो के पास उसे मारने का फुल चांस था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे कुछ महसूस होता है। उसकी टेक्निक का एक साइड इफेक्ट ये है कि वो इंस्टेंटली सेंस कर सकता है जब उसके ब्रदर्स मरते हैं, और जब यूजी डेथ के बिल्कुल करीब होता है चोसो को वही एग्जैक्ट सेंसेशन मिलती है। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि समहाउ इतादोरी उसका यंगर ब्रदर है।
लेकिन उस मोमेंट में वो इस बात को समझ नहीं पाता, इसीलिए वो बस चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद यूजी का बॉडी मिलता है मिमिको और नानाका को। ये वो ट्विन सॉर्सरर हैं जिन्हें गेटो ने रेज किया था। लेकिन ये समझाने के लिए कि वो यहाँ क्यों है, चलो स्विच करते हैं नानामी पर। उसका इंटेंशन था उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना जहां गोजो सील हुआ था, क्योंकि मेकामारू की वजह से उन्हें पता था कि प्रिजन रेल्म अभी भी वहीं है। नानामी के साथ माकी थी और नाओबितो जेनिन, जो एक ग्रेड 1 सॉर्सरर और करंट हेड है जेनिन क्लैन का। फैमिली हेड होने के नाते उसने ही मेगुमी को खरीदने के लिए डील किया था। इसीलिए जैसे आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो गोजो का कोई फैन नहीं था, फिर भी वो उनके साथ था गोजो को सेव करने के लिए। रास्ते में ग्रुप का इनकाउंटर होता है एक स्पेशल ग्रेड कर्स से। माहितो के ग्रुप के 4 कर्सेस में से एक डैगोन सबसे वीकेस्ट था, लेकिन इस सीन में ह्यूमंस के लिए उसकी हेट्रेट और हानामी की डेथ का गुस्सा उसे इवॉल्व कर देता है उसके ट्रू फॉर्म में। इस फॉर्म में वो अकेला ही उन सबको हैंडल करने के लिए काफी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन सॉर्सरर्स ने पूरी कोशिश की कि वो अपना डोमेन ओपन ना कर पाए। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की नाओबितो की प्रोजेक्शन सॉर्सरी ने। इस टेक्निक को थोड़ा समझना जरूरी है। एक्टिवेट होते ही नाओबितो को अपने दिमाग में 24 यूनिक मूवमेंट सोचने पड़ते हैं और फिर उसकी टेक्निक उन सबको एक सिंगल सेकंड में एग्जीक्यूट कर देती है। इसी तरह जब वो किसी ओपोनेंट को टच करता है तो सामने वालों को भी 24 यूनिक मूवमेंट सोचने पड़ते हैं। अगर वो मूवमेंट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होते तो विक्टिम 1 सेकंड के लिए फ्रेम के अंदर ट्रैप हो जाता है। काफी स्ट्रगल के बाद डैगोन फाइनली अपना डोमेन ओपन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक कर दिया। मेगुमी अपना डोमेन ओपन कर देता है। जैसा हम जानते हैं, जब 2 डोमेन एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो वो कंट्रोल के लिए फाइट करते हैं जब तक स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन पूरी तरह टेक ओवर ना कर ले। इस सिचुएशन में क्लियरली डैगोन का डोमेन ज्यादा रिफाइन था, लेकिन मेगुमी का गोल जीतना नहीं था। उसने अपना डोमेन सिर्फ इसीलिए ओपन किया ताकि डैगोन के बैरियर के एज पर एक होल क्रिएट हो जाए। इस होल के थ्रू सॉर्सरर्स को एस्केप का चांस मिल सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि मेगुमी इस होल को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता था और उनके निकलने से पहले ही अचानक तोजी एंटर करता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, जब ग्रैनी ओगामी ने अपनी टेक्निक यूज की थी तब उसका प्लान सिर्फ इतना था कि उसका ग्रैंडसन तोजी का अपीयरेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ इनहेरिट करे। ये तब तक चलना था जब तक ग्रैंडसन का कर्स्ट एनर्जी खत्म ना हो जाए। लेकिन इशू ये था कि तोजी की बॉडी में कभी कर्स्ट एनर्जी थी ही नहीं। इसी वजह से उसकी टेक्निक के नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं हुए और मल्टीपल ग्लिचेस हो गए। पहले ग्लिच ये था कि ग्रैंडसन की सोल डिसअपियर हो गई क्योंकि वो कंप्लीटली तोजी के प्योर इंस्टिंक्ट से ओवरराइड हो चुकी थी। इसेंशियली वो एक माइंडलेस किलिंग मशीन बन गया था जो सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से फाइट करना चाहता था। दूसरा ग्लिच ये था कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी क्योंकि कर्स्ट एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही थी। थ्योरी के हिसाब से वो फॉरएवर फाइट कर सकता था जब तक कोई उसे हरा ना दे। इस एक्सप्लेनेशन के बाद तोजी का घोस्ट डैगोन के डोमेन के अंदर एंटर करता है और नाओबितो की छोटी सी असिस्ट के साथ वो कैजुअली इस स्पेशल ग्रेड कर्स को फिनिश कर देता है। डैगोन के मरने के तुरंत बाद तोजी अटेंशन शिफ्ट करता है मेगुमी पर। ये इसीलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि फुशिगिरो अब वहां का नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट था। इस पॉइंट पर नानामी और नाओबितो दोनों हेविली इंजर्ड थे, इसीलिए तोजी उन्हें इग्नोर करता है और मेगुमी को पकड़ करके स्टेशन के बाहर ले जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं जोगो अपीयर होता है। डैगोन के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए जोगो माकी और दोनों ग्रेड 1 सॉर्सरर्स को जला देता है। इस सीन में ऐसा लगता है जैसे वो नाओबितो को दोबारा जलाने वाला था, लेकिन तभी उसे सुकुना की अपीयरेंस फील होती है। स्पेसिफिकली उसे पता चलता है कि सुकुना की फिंगर एक्टिवेट हो चुकी है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मिमिको और नानाको ने यूजी को सुकुना की एक फिंगर खिला दी होती है। उनका मोटिवेशन ये होता है कि सुकुना से एक फेवर मांगा जाए क्योंकि उन्हें फेक गेटो को मरवाना था। अगर वो मर जाता तो उनके मास्टर का बॉडी फाइनली फ्री हो जाता क्योंकि वो इस तरह उसे यूज होने से कभी एग्री नहीं थे। फिंगर खिलाने के कुछ ही सेकंड बाद जोगो भी वहां आ जाता है और इस बार वो 10 सुकुना फिंगर्स के साथ होता है। ये ज्यादातर वही फिंगर्स थी जो जुजुत्सु हाई से चुराई गई थी। सारे फिंगर एक साथ देने के बाद किंग ऑफ कर्सेस टेम्पररी यूजी का कंट्रोल ले लेता है। सबसे पहले सुकुना मिमिको और नानाको को स्लाइस कर देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी। लेकिन जोगो के साथ वो थोड़ा ज्यादा पेशेंस होता है। इसका रीजन ये था कि जोगो ने उससे कुछ मांगा ही नहीं। उसने सिर्फ सजेस्ट किया कि सुकुना यूजी पर परमानेंटली कंट्रोल लेने के लिए एक बाइंडिंग वो कर सकता है। क्रूशियल बात यह है कि जोगो को नहीं पता था कि लास्ट सीजन में सुकुना और यूजी पहले से ही एक बाइंडिंग वो कर चुके हैं। इसी वजह से सुकुना जोगो के प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं होता
लेकिन फिंगर्स के अप्रिसिएशन दिखाने के लिए वो कर्स स्पिरिट को एक डील ऑफर करता है। डील ये थी कि अगर जोगो सुकुना पर एक भी हिट लैंड कर दे तो वो शिबुया के हर ह्यूमन को मैसेक्योर कर देगा, सिर्फ एक को छोड़कर। और फिर शुरू होती है एक फाइट जो किसी नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं थी। जोगो लिटरली शहर को मेल्ट और टीयर अपार्ट कर देता है, सिर्फ एक हिट लैंड करने के लिए। इस भसड़ के दौरान वो अपने हर मूव का यूज करता है एक्सेप्ट अपना डोमेन, क्योंकि गोजो से हारने के बाद उसे पता चल गया था कि उसकी डोमेन की क्या औकात है। लेकिन फिर भी वो सुकुना को एक भी हिट नहीं कर पाता, और जैसे ही सुकुना अपनी फ्लेम्स यूज करता है गेम्स वहीं खत्म हो जाती है। ये फ्लेम्स सुकुना की टेक्निक का एक पार्ट है जो सीजन 2 में एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन उसके डायलॉग से ये क्लियर होता है कि ये पावर वो पहले भी यूज कर चुका है। फ्लेम्स से जोगो को कंप्लीटली बर्न करने के बाद सुकुना को महसूस होता है कि मेगुमी के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसको समझने के लिए चलो थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं मेगुमी और तोजी की फाइट पर। शिबुया के अक्रॉस तोजी अपने ही बेटे का शिकार कर रहा था। ये पॉइंट आउट करना जरूरी है क्योंकि तोजी एक एब्सेंट फादर था। मेगुमी ने उसे पहचाना ही नहीं, और वही ग्लिच्ड तोजी अपने बेटे को भी नहीं पहचानता। लेकिन फाइट के एंड में मेगुमी को मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट मारने के बाद तोजी फाइनली कनेक्ट करता है, और ये जानकर कि उसका बेटा जेनिन क्लैन का पार्ट नहीं बना वो जेन्युइनली खुश होता है। उसके बाद और वायलेंस रोकने के लिए तोजी खुद को मार लेता है। जैसे ही मेगुमी वहां से निकलता है उसे एम्बुश करता है हारुटा। क्विक रिमाइंडर, हारुटा माहितो के ग्रुप का एक पुराना मेंबर है जो सिर्फ वीकर ओपोनेंट से फाइट करना पसंद करता है। उसी रात वो कुगिसाकी और कुछ माइनर कैरेक्टर पर अटैक करता है, लेकिन जब एक एक्चुअल ग्रेड 1 सॉर्सरर नानामी आता है तो वो बुरी तरह से पिट जाता है। वहां से उठने के बाद मेगुमी उसका पहला विक्टिम बनता है। डोमेन ओपन करने और तोजी से फाइट करने के बाद मेगुमी के पास बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची थी, लेकिन वो बिना कुछ किए मरना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि कम से कम हारुतो को तो अपने साथ ले जाएगा। मेगुमी की कर्स टेक्निक उसे 10 शिकिगामी तक एक्सेस देती है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए पहले रिचुअल में टेम करना पड़ता है। हिस्ट्री में माहोरागा वो एक शिकिगामी है जो आज तक किसी भी फुशिगोरु ने टेम नहीं किया। रीजन ये है कि वो हर चीज के अगेंस्ट अडेप्ट कर लेता है। इस मॉन्स्टर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे किसी ऐसे अटैक से डिस्ट्रॉय करना जो उसने पहले कभी नहीं देखा हो। रिचुअल स्टार्ट करते वक्त हारुतो का पास होना उसे भी फाइट में खींच लाता है। जो चीज सुकुना ने सेंस की वो थी माहोरागा की समनिंग। जब तक वो वहां पहुंचता है मेगुमी टेक्निकली मर चुका होता है, लेकिन रिचुअल के नेचर की वजह से उसकी डेथ होल्ड पर चली जाती है जब तक रिचुअल कंप्लीट ना हो। रिचुअल तब तक खत्म नहीं होता जब तक हारुटा मरे या माहोरागा मरे। इसीलिए मेगुमी को अपने फ्यूचर प्लान्स बचाने के लिए सुकुना को हारुतो को जिंदा रखना पड़ता है। मेगुमी को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करना पड़ता है और फिर अनकिलेबल शिकिगामी को मारना पड़ता है। जैसे ही माहोरागा उसकी स्लैशेस के अगेंस्ट अडेप्ट करता है, सुकुना उसे अपनी फ्लेम से एक शॉट में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस फाइट के एंड तक शिबुया का एक बड़ा हिस्सा उसके डोमेन की वजह से पहले ही बर्बाद हो चुका था, और जब फ्लेम्स को भी ऐड करो तो 100 शायद 1000 ऑफ सिविलियंस ऑलरेडी मर चुके थे। उसके बाद सुकुना मेगुमी को सोको के पास ले जाता है जो नियर बाई सॉर्सरर को हील कर रही होती है। 11:14 PM पर एक कंप्लीट ट्रॉमेटाइजिंग यूजी वापस कंट्रोल में आता है। इस सीन में वो लिटरली वॉमिट कर देता है, ये सोचकर कि सुकुना ने कितने लोगों को मार दिया। फिर भी वो फाइट कंटिन्यू करने का डिसीजन लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ डिस्ट्रक्शन तक ही सीमित रहे। जो यूजी नहीं जानता वो ये है कि 5 मिनट पहले यानी 11:09 PM पर टोडो शिबुया पहुंच चुका था क्योटा स्कूल के नीटा के साथ। बाकी सब लोग के अपोजिट ये दोनों उस जगह पहुंच गए जहां गोजो सील हुआ था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे प्रिज्म रेल्म ऑलरेडी गायब हो चुका था। इसीलिए उनका मिशन चेंज हो गया, गोजो को बचाने से अपने अलाइज को सपोर्ट करने तक। 10 मिनट बाद वो लोग फाइनली इतादोरी को ढूंढ लेते हैं। इस वक्त तक यूजी फाइट करने की विल खो चुका था क्योंकि माहितो उसकी सोल को कंप्लीटली क्रश कर चुका था। नानामी को उसके सामने मारना, रैंडम सिविलियंस को डिस्कस्टिंग तरीके से यूज करना और सबसे वर्स्ट कुगिसाकी को किल करना, ये सब चीजें यूजी को मेंटल ब्रेकडाउन तक ले जाती हैं। लेकिन टोडो का अराइवल सब कुछ चेंज कर देता है। नीटा कुगिसाकी को वहां से ले जाती है, ये प्रॉमिस करते हुए कि उसके सरवाइव करने का चांस है पर ना के बराबर। टोडो ही था जिसने यूजी को फिर से खड़ा किया, और उसकी टेक्निक इतनी डिसओरिएंटेड थी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि विक्ट्री में उसका सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा रोल था। माहितो के टैलेंट के बावजूद और उसकी इनसेन ग्रोथ रेट के बावजूद टोडो की टेक्निक का फियर यूजी को ओपनिंग दे देता है
और वही ओपनिंग ब्लैक फ्लैश में कन्वर्ट हो जाती है। फाइट के दौरान टोडो अपने हाथ को खो देता है, जिस वजह से वो अपनी टेक्निक यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो माहितो को कन्विंस कर देता है कि टेक्निक अभी भी काम करती है। इस हिट के बाद माहितो के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन जैसे ही इतादोरी फिनिशिंग ब्लो देने वाला होता है, फेक गेटो अपीयर होता है। और शुरू से ही इस बंदे का गोल गोजो को रास्ते से हटाना था, लेकिन बाकी विलन से बिल्कुल अलग रीजन के लिए। फेक गेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्स्ड एनर्जी का एग्जिस्टेंस सिर्फ सॉर्सरर्स और कर्स्ड स्पिरिट तक लिमिटेड नहीं है। इसमें पोटेंशियल है कुछ नया क्रिएट करने का। 1 सेंचुरी पहले नोरितोशी ने इस थ्योरी को टेस्ट किया था, जब उसने हाफ कर्स और हाफ ह्यूमन हाइब्रिड बनाए, लेकिन सैडली चोसो और उसके ब्रदर्स एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे। उसके वर्ड्स में जो भी उसने क्रिएट किया वो उसकी अपनी पोटेंशियल से लिमिटेड था। इसीलिए सोल्यूशन ये है कि इतनी क्यूटिक सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसे वो खुद भी कंट्रोल ना कर पाए। ऐसा करने से एक नया टाइप का ह्यूमन पैदा हो सकता है, लेकिन इस कियोस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसे माहितो को ऑब्जर्व करना था। यूजी के माहितो को हरा देने की वजह से ये काम काफी इजी हो गया। माहितो को कंट्रोल में लाने के बाद फेक गेटो ने उसे बाकी मल्टीपल कर्स स्पिरिट के साथ कंबाइन कर दिया। इस मूव को मैक्सिमम टेक्निक कहते हैं और गेटो के केस में इसका नाम है उजुमाकी। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि अगर आप माहितो लेवल के कर्स के साथ ये यूज करो तो यूजर को टेम्पररी तौर पर उस कर्स की टेक्निक मिल जाती है। माहितो की टेक्निक थी लोगों की सोल को चेंज करना, और नोरितोशी ने इस पावर को उस तरीके से यूज किया जो माहितो खुद भी नहीं कर पाया। कॉन्टेक्स्ट के तौर पर हम जानते हैं कि टेंगेन कम से कम 1500 साल से जिंदा है। इस टाइम के दौरान उसने मल्टीपल लार्ज स्केल बैरियर क्रिएट किए जो कर्स एनर्जी से बने होते हैं। इस बैरियर के अलग अलग काम होते हैं, जैसे जुजुत्सु हाई की लोकेशन को हाइड करना और दूसरे सॉर्सरर्स के कर्टन को स्ट्रेंथ करना। इस सीन में नोरितोशी टेंगेन के एक बैरियर को हाईजैक कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी उस स्पेस के अंदर है वो माहितो की टेक्निक से अफेक्ट हो सकते हैं। इस पावर के साथ साथ उसने 2 स्पेशल टाइप के नॉन सॉर्सरर्स को टारगेट किया। पहला टाइप था जुनपे जैसे लोग जो कर्स टेक्निक के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उनके पास ना बॉडी थी और ना ही ब्रेन जो उसे हैंडल कर सके। ऐसे लोगों के लिए नोरितोशी ने उनके दिमाग को रीवायर करके उन्हें रियल सॉर्सरर बना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे माहितो ने सीजन 1 में किया था। दूसरे टाइप का नॉन सॉर्सरर बिल्कुल अलग था। ये वो लोग थे जिन्हें जबरदस्ती कर्स्ड ऑब्जेक्ट खिलाए गए थे। स्पेशली नोरितोशी रिवील करता है कि पिछले 1000 साल से वो एंशिएंट सॉर्सरर के साथ सीक्रेट डील्स करते आ रहा है। जब ये एंशिएंट सॉर्सरर मरते थे तो उनकी सोल्स कर्स ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दी जाती थी, बिल्कुल सुकुना के फिंगर की तरह। फेक गेटो ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट इनोसेंट लोगों को खिला रहा था। इन विक्टिम्स में से ही एक थी मेगुमी की स्टेप सिस्टर सुमिकी, लेकिन यूजी के अनलाइक उसका बॉडी वेसल बनने के लिए स्ट्रांग नहीं था। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए नोरितोशी ने माहितो की टेक्निक यूज की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सुमिकी और उस जैसे लोग अब इतादोरी जैसे सिचुएशन में आ गए। और जैसे ही ये सब काम हो गया, फेक गेटो फिर कंफर्म करता है कि उसका प्लान है इन सब नए सॉर्सरर्स को आपस में लड़वाना। इसका गोल है कर्स एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये नहीं बताता कि वो सबको फाइट टू द डेथ के लिए कैसे फोर्स करेगा। इस फाइट का असर ये है कि कांस्टेंट बैटल ह्यूमैनिटी में किसी ना किसी टाइप का इवोल्यूशन ले आएगी। स्पीच देने के बाद फेक गेटो फाइनली शिबुया छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वो कम से कम 10 मिलियन कर्स स्पिरिट रिलीज कर देता है। इससे 2 चीजें होती हैं। पहली, उसे प्रिजन रेल्म के साथ आसानी से एस्केप करने का मौका मिल जाता है, और दूसरी, सॉर्सरर्स और गवर्नमेंट अपना सारा फोकस सिविलियंस को बचाने पर लगा देते हैं। एनिमे में हम कुछ अननोन लो लेवल पॉलिटिशियन को देखते हैं जो डिबेट कर रहे होते हैं कि इस सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि कर्सेस टोक्यो के हर कोने में मास कियोस्क क्रिएट कर रहे होते हैं। इस कियोस्क के दौरान मिलियन ऑफ पीपल इवैक्यूएट किए जाते हैं। सॉर्सरर्स का मेन काम होता है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना और जितने हो सके उतने कर्सेस को डील करना। इवैक्यूएशन की नीड एक्सप्लेन करने के लिए पहली बार कर्स स्पिरिट का एग्जिस्टेंस पब्लिक कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी सच्चाई नहीं बताती। इवैक्यूएज को जो स्टोरी सुनाई जाती है वो ये होती है कि कर्स स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में अपीयर होते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि लोगों की नेगेटिव इमोशन और कर्स एनर्जी सिर्फ एक सिटी में कॉन्सेंट्रेट हो जाए और पूरे देश में स्प्रेड ना हो। नेचुरली टोक्यो के डिस्ट्रक्शन का जापान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इस बीच मेमे अपनी सारी जापानीज एसेट्स बेच करके अपने भाई की टेक्निक यूज करके कंट्री से एस्केप कर जाती है। ये सब उसके बाद होता है जब वो फेक गेटो के हाथों से ऑलमोस्ट मर ही जाती है। फाइनली जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर हायर अप्स 5 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन करते हैं।
पहली डिक्लेरेशन ये होती है कि गेटो का डेथ पेनल्टी जो 2007 में दिया गया था उसे दोबारा रेइंस्टेट कर दिया जाए। ओरिजिनली उसे डेथ पेनल्टी मिल चुकी थी, लेकिन गोजो ने उसे मारा नहीं और यूकी अपनी मर्जी से काम करती है और जुजुत्सु हाई के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती, इसीलिए उसे मारने वाला और कोई था ही नहीं और वो 10 साल तक आजाद घूमता रहा। दूसरी डिक्लेरेशन ये होती है कि गोजो शिबुया इंसिडेंट का अकॉम्प्लिस है। ना सिर्फ उसे जुजुत्सु सोसाइटी से एक्सपेल कर दिया जाता है, बल्कि उसे फ्री करने की कोई भी कोशिश क्राइम डिक्लेयर कर दी जाती है। सिंपल शब्दों में ये रूल सिर्फ इसीलिए बनाया गया क्योंकि हायर अप्स गोजो से तंग आ चुके थे। वो उनके डिसीजन के अगेंस्ट ज्यादा था, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता था और जिसे चाहता था उसे बचा लेता था। शिबुया का ब्लेम उस पर डाल करके हायर अप्स अपनी पावर प्रिजर्व करना चाहते थे, चाहे उसके लिए सॉर्सरर्स अपना सबसे बड़ा वेपन ही क्यों न खो दें। तीसरी डिक्लेरेशन ये होती है कि प्रिंसिपल यागा को डेथ सेंटेंस दिया जाता है और ये लॉजिकल भी है क्योंकि वही उन 2 सॉर्सरर्स के टीचर थे जिन्हें अब विलेंस बनाया जा रहा है। आखिरी चौथी और पांचवी डिक्लेरेशन ये होती है कि गोजो के जाने के बाद यूजी को तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए और यूटा ओकोत्सु उसका एग्जीक्यूशनर होगा। और इसी के साथ ये रिकेप वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि सीजन 3 भी कवर करूं तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो आप लोग एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और हाँ, कमेंट में रिव्यू देना मत भूलना कि आपको ये रिकेप वीडियो कैसा लगा। क्या मुझे ऐसे ही दूसरे एनिमे के भी कंटिन्यू करना चाहिए? अगर हाँ तो किस एनिमे का? बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।